हाँ तो भाई, हम लोग आज सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोथेराप्यूटिक। जी हाँ, जो कि आपने थंबनेल पे ही देखा होगा, इनको कहा गया है फार्माकोलॉजी के ये भाई हैं, है ना, फार्माकोलॉजी का भाई। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी से रिलेटेबल चीज़ें यहाँ पे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा ब्रदर, ठीक है। फार्माकोलॉजी की वजह से ही आपको हेल्प मिल जाएगा कि हाँ भाई वो भी चीज़ें याद है आपको, ठीक है। और हाँ, कैसा रहा आपका पेपर आज का, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या अच्छा था, क्या चीज़ें सही हुआ, क्या चीज़ें आपकी छूटी, है ना। थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस किया करिए, उससे क्या होता है, लोगों को, दूसरों को पता चलेगा कि हाँ भाई हमसे ये चीज़ें छूट गई है, या हमारा बेहतर गया या नहीं बेहतर गया, तो फिर कैसे करना है इम्प्रूव, चीज़ें समझ रहे हैं, आपकी वजह से लोगों का हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट वगैरह में ये सब चीज़ें डिस्कस किया करिए। मेरा जो है आज 2 नंबर का छूट गया, टाइम मैनेज नहीं कर पाया, ठीक है ना, ये सब मैटर होता है। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं भैया फार्माकोथेराप्यूटिक, और मैंने ये क्वेश्चन सेट किया हुआ है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। मेनली जो है 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में कुछ छोटे छोटे टर्म्स ढेर सारे हैं, ओके, और कुछ टाइप्स हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, पहले सिलेबस समझिए, और आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ये फार्माकोलॉजी का भाई है, ये मैटर पहले क्लियर करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैटर, अब यहाँ पे आता है चैप्टर। ओके, चैप्टर 1 में लिखा है फार्माकोथेराप्यूटिक इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिनल लिस्ट, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो इनका मान लीजिए एक भूमिका हो गया इस चैप्टर का पूरा, जिसमें आप ये सब थोड़ा बहुत जानेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक के बारे में, क्या कि फार्माकोथेराप्यूटिक क्या है। तो फार्माकोथेराप्यूटिक का मीन क्या होता है भाई, फार्माकोन मतलब होता है ड्रग, और थेराप्यूटिक मतलब होता है ट्रीटमेंट, है ना। तो दवाई के द्वारा ट्रीटमेंट की बात हो रही है फार्माकोथेराप्यूटिक में। और सेम क्या होता था फार्माकोलॉजी में क्या होता था, फार्माकोन मीन्स ड्रग, और उसका स्टडी, यानी कि ड्रग की स्टडी कर रहे थे। तो ड्रग की स्टडी जिससे करेंगे, यानी दवाई के बारे में जो जानता रहेगा, वो कहीं ना कहीं फार्माकोथेराप्यूटिक के बारे में भी जानेगा, क्योंकि दवाई के बारे में आप जानेंगे तो दवाई का यूज़ भी जानेंगे आप, और जब यूज़ जानेंगे तो आप भाई इलाज कर सकते हैं। तो वही मैं बोला हूँ, फार्माकोथेराप्यूटिक जो है कोलॉजी का भाई है, समझ रहे हैं बात आप। तो यही चीज़ें मैटर है, तो इसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे पूरा। दूसरा चैप्टर देखिए क्या है लिखा है, अब दूसरे चैप्टर के ही बेसिस पे पूरा इसमें जो भी टॉपिक्स है सब है, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर, 2 ही चैप्टर है इसमें, उसी के बेसिस पे पूरा ये सिलेबस ही आपका सेट है। ओके, तो जैसे देखिए इसमें लिखा है डिफिनीशन, फिर इटियोपैथोजेनेसिस है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, और डिजीज एसोसिएटेड विद, जो नीचे अब टॉपिक्स है। देखिए अब इसमें क्या है, डिफिनीशन, यानी कि सभी टॉपिक्स का डिफिनीशन लिखना है आपको। जैसे कि यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको दिख रहा होगा, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन है, तो इसका डिफिनीशन आपको लिखना है कि हाइपरटेंशन क्या है। आप लोगों को पता भी होगा हाइपरटेंशन क्या है, बताइए जरूर कमेंट में। ओके, तो इटियोपैथोजेनेसिस क्या है भैया, इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब होता है, इटियो मतलब होता है काज, और पैथोजेनेसिस मतलब कि किसके वजह से हो रहा है या फिर क्या बीमारी हुई है ना। इटियो मतलब काजेज, और कौन सी बीमारी जनरेट हुई, तो इटियोपैथोजेनेसिस ये हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो साइन और सिम्टम हमें पता चलता है, जैसे कि क्या लक्षण आ रहे हैं, क्या चीज़ें डायग्नोसिस वगैरह करने के बाद ये सब चीज़ें जब पता चलता है, तो उसे हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कह देते हैं। क्लिनिकल का मतलब होता है कि जब व्यक्ति को या फिर पेशेंट को इलाज किया जाए, और मैनिफेस्टेशन का मतलब कि आप श्योर हो पा रहे हैं कि हाँ भैया इनको क्या हुआ है। तो इलाज के दौरान, यानी कि जब पेशेंट जाएगा हॉस्पिटल में, या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी फार्मासिस्ट से या फिर डॉक्टर से जब मिलेगा, तभी तो वो बता पाएंगे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो वही बात हो रही है। और यहीं पे लिखा है नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि बिना दवाई के आप क्या चीज़ें उन्हें बताएंगे, क्या कैसे करना है आपको, कि आप ठीक हो जाएंगे, ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। और फार्माकोलॉजिकल का मतलब है दवाई की सहायता से आप कैसे ठीक करेंगे। 2 चीज़ें हैं, एक तो देखिए 2 ही चीज़ तो होती है, दवा आप देंगे पेशेंट को और बताएंगे, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप डाइट प्लान कैसे करेंगे, आप क्या चीज़ें खाना है, धूप में नहीं निकलना है आपको, कैसे सोना है, मच्छरदानी लगा के सोना है, पानी कौन सा पीना है, ये सब नॉन फार्माकोलॉजिकल हो जाता है। बिना दवाई के आप कैसे मैनेज करेंगे, और फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग की सहायता से, समझ रहे बात। तो ये सब मिला जुला की चीज़ें मैटर है, इसीलिए मैंने बोला है भैया फार्माकोलॉजी का भाई फार्माकोथेराप्यूटिक। ओके, चलिए तो भाई फार्माकोलॉजी को जान ही चुके हो आप कहीं ना कहीं, तो उसके भाई को थोड़ा सा जान लो, है ना। एक ही खानदान के हैं कहीं ना कहीं, तो खानदान वालों को जानने में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी तो होती नहीं है, समझ रहे हैं बात मेरी। ओके, तो ये सब चीज़ें मैटर आप समझ गए, एक जनरल भूमिका क्या है मैटर पेपर का, है ना। जैसे देखिए इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडेमिया है, ठीक है ना, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, एंजाइना पेक्टोरिस है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप पढ़े भी हैं, सोशल फार्मेसी में भी पढ़े थे आप। रिस्पायरेटरी सिस्टम है, अस्थमा है, सीओपीडी है। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है बताइए आप लोग कमेंट में अगर पता है तो। इंडोक्राइन सिस्टम है, डायबिटीज़ है, इसमें थायराइड डिसऑर्डर है, हाइपो एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है हार्मोनल सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स का काम वगैरह बताया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
से संबंधित, सीएनएस ब्रेन से संबंधित, यानी कि न्यूरो डिसऑर्डर की बात होगी। न्यूरो डिसऑर्डर समझ रहे ना, एपिलेप्सी, मिर्गी, वो ठीक है। पार्किंसंस डिजीज़ है यहीं पे, ओके। पार्किंसंस डिजीज़ है, एल्जाइमर्स डिजीज़ है, स्ट्रोक है, माइग्रेन है ना, ओके। यहीं पे ये सब मैंने अभी डिस्कस किया है, अभी बस आंसर देख रहे हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ये थोड़ा सा भूमिका में बना दे रहा हूँ ताकि आपको जनरल आइडिया मिले कि हाँ क्या क्या पढ़ना है, और मुझे इन चीज़ों में से कुछ तो आ भी रहा है। ये चीज़ आप कंफर्म हुआएंगे ना तो अच्छा लगेगा आपको। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, हमारे ब्रेन को देखिए कोई भी चीज़ का क्या लत लगना क्या मतलब होता है, उसे अच्छा लगने लगता है। तो आप जब चीज़ें जानेंगे कि यहाँ देखेंगे अरे ये तो मैं टॉपिक जानता हूँ, ये टॉपिक जानता हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है खत्म करते हैं पढ़ के। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर यानी कि हमारे आंत से संबंधित, यानी मुंह से लेके और एनस तक का जो सीन है वहाँ तक के बीच में कोई बीमारी है, तो जैसे कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, ठीक है अभी मैं बस समझा दूंगा। पेप्टिक अल्सर है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, क्रोहन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें, ओके। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, ये सब चीज़ें, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इन्फेक्टियस डिजीज़ में क्या है भैया, इन्फेक्टियस डिजीज़ में देखिए ट्यूबरकुलोसिस आपको पढ़ाया भी था कोलॉजी में, और ये आया भी था आपके पेपर में। न्यूमोनिया आप जानते हैं बच्चों में मेनली होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी किडनी और जो यूरेथ्रा होता है जहाँ से पेशाब निकलती है उससे संबंधित बीमारी, इन्फेक्शन से मतलब है। हेपेटाइटिस यानी लिवर डिजीज़, गोनोरिया और सिफिलिस यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्स करने से जो फैलता है, यानी कि वहाँ के जो सलाइवा वगैरह होती है उसमें ये बैक्टीरिया वगैरह पाई जाती हैं और वो कंटेक्ट में आ जाती हैं, या फिर चाइल्ड बर्थ की वजह से आती हैं। चाइल्ड बर्थ यानी बच्चा पैदा होने के दौरान भी फैल सकता है। मलेरिया के बारे में आपको पढ़ाया ही था फार्माकोलॉजी में, तो जनरल सी बातें सब जान रहे हैं आप कहीं ना कहीं। अगर देखिए कुछ चीज़ें डिस्कस आपको कंफर्म नहीं होगा तो कोलॉजी का आप लास्ट वीडियो मेरा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से मैंने ट्रिकी तरीके से उसको पढ़ाया था, 1 घंटे के लगभग का वीडियो था, ओके। ठीक है, और आगे देखते हैं इसी में क्या मैटर है। और भैया बोर मत होइए, बिल्कुल नहीं, और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए भैया क्या चीज़ें हैं, और अपने जो भी क्लासमेट हैं जिसका बैक वगैरह लगा उनको भी आप बता सकते हैं, ठीक है। बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, ये मैं पक्का दावा से कह रहा हूँ, क्योंकि रोज़ हमें कहीं ना कहीं फीडबैक 2-4-10 लोगों का मिल ही जाता है कि हाँ सर ठीक चल रहा है हमारा, बढ़िया है, आपके वीडियो से हेल्प मिल रहा है, तो आप भी श्योर रहिए। फिर यहीं पे आता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस और ओस्टियो अर्थराइटिस, ओके। यहीं पे आता है डर्मेटोलॉजिकल, यानी कि डर्मे का मतलब होता है स्किन और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि हमें स्किन से संबंधित अध्ययन करना है, तो यहाँ पे बीमारी की बात होगी, उसके स्ट्रक्चर की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे पेसोरियासिस आता है, स्केबिस आता है, एक्जिमा आता है, ये सब जानते रहिए, एक ही है कहीं ना कहीं, और सब में ये रेडनेस होगा, फफोले पड़ जाएंगे, दाने दाने निकल जाएंगे और स्किन पे, ये सब चीज़ें जनरल सी बातें हैं, एकदम बिल्कुल धड़ल्ले से लिख डालिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक यानी ब्रेन से संबंधित है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस। फिर आता है एप्थेमोलॉजिकल यानी कि आँख से संबंधित, तो कंजक्टाइविटिस आता है, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, और ग्लूकोमा आता है। ग्लूकोमा मैंने आपको पढ़ाया भी था कोलॉजी में, क्या होता है बताया था मैंने, चलिए अभी आपको मैं बता ही दूंगा। कंजक्टिवाइटिस जानते रहिए, जो हमारे आँख होते हैं ना, आँख के बगल में जो चमड़ी हमें दिखती है, जो हड्डी तो है ठीक है ना, ऑप्टिकल कैविटी के अंतर्गत जो है हमारा आई है, लेकिन उसके अगल बगल ये चमड़ी होता है ना, आप अपनी आँख को टच कर बंद करके देखेंगे तो ऊपर आईलिड है, बगल बगल में सब स्किन है, तो वो जो कंजक्टाइवा में ही वो फिक्स है, जो मसल्स हैं ऐसे हड्डी में रखे रहेंगे सिर्फ आँख, तो वो निकल जाके गिर जाएगा भैया ढपाक से, है ना। तो वो उसी में जब सूजन आ जाता है तो उसी को कंजक्टिवाइटिस बोल देते हैं, ओके। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये देखिए पूछ सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब कि जो भी माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया है, फंगी है, इन ये जो है जो भी हम दवाई इन पे यूज़ करते हैं उनको रेजिस्टेंस कर गए, यानी कि इनको हम जो दवाई से मार रहे थे अब वो उस दवाई से मर नहीं रहे हैं, तो यही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहलाता है, ओके। बैक्टीरिया जो है जो दवाई हम दे रहे हैं उसके प्रति रेजिस्टेंस कर गया है, ओके। बिल्कुल बोर मत होइए कि यार क्या पढ़ा रहे हैं आप, नहीं भाई कुछ नहीं, परेशान होती है, आप समझिए बेसिक बातें को। और यहीं पे आता है लास्ट टॉपिक जो आता है वुमेन हेल्थ जो है औरतों से संबंधित स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़रूरी है भाई, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसे पीसीओडी इसी को बोलते हैं, है ना, आपने जरूर कहीं एड में ऐसे देखा होगा चीज़ों को। उसके बाद उसी में आता है डिस्मेनोरिया, फिर आता है मेंस्ट्रुअल प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ओके। तो ये सब चीज़ें था, मैटर था पूरा, और ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, चीज़ों को समझिए बढ़िया से, जी समझिए बढ़िया से, और आप लोग का ढेर सारा स्वागत है भाई पीसी फार्मा चैनल में आपके, ओके। तो चलिए दोनों लोग डिस्कस करते हुए, हम दोनों यानी सभी लोग डिस्कस करते हुए आगे चीज़ों को कंफर्म करते हैं। देखिए आते हैं क्वेश्चन पे।
अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपना कॉपी पेन वगैरह लेके बैठिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफिनीशन ऑन, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे मैं हरदम यही मेरा सीक्वेंस रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके 3-3 नंबर में शॉर्ट्स ढेर सारे आते हैं और वही शॉर्ट्स के रूप में जो मैं डिस्कस किया रहता हूँ वही 5 नंबर में भी पूछ देता है, तो आपको दोनों तरीके से मैटर सॉल्व हो जाता है आपका कहीं ना कहीं। ओके, तो राइट शॉर्ट नोट ऑन और डिफिनीशन ऑन, या तो शॉर्ट नोट या फिर डिफिनीशन के तौर पे आपको ये पूछता है तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे कि इटियोपैथोजेनेसिस है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, हाइपरटेंशन है, एंजाइना पेक्टोरिस माइक्रोरियल इन्फेक्शन है, ये सब चीज़ें। फिर लास्ट में देखिए यूटीआई है, गोनोरिया, सिफिलिस है, एड्स है, HIV या फिर एड्स जो बोल रहा है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, अभी जो सिलेबस में हमने डिस्कस किया तो वही सब मैटर है। मैं अब यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं ज़्यादा, अब डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें जो ये है, डिस्कस द फार्माकोथेराप्यूटिक डिफिनीशन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फार्माकोथेराप्यूटिक को डिफाइन करिए, उसके स्कोप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये बताना है आपको। फिर आता है यहीं पे राइट शॉर्ट नोट ऑन, राइट शॉर्ट नोट यानी शॉर्ट नोट लिखना है, तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पे, ठीक है। अभी बहुत ईजी वे में ये सब मैं पढ़ा दूंगा। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है चौथा जो है वो है भैया डिस्कस द कास्टिव एजेंट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ दोज डिजीज। ओके, यहाँ पे देखिए पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आता है, वही PCOD, डिसमेनोरिया आता है और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आता है, ठीक है, महिलाओं से संबंधित। इसमें से जरूर तीनों में से एक पूछेगा कंफर्म है, मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा अभी जब पढ़ाऊंगा तो। ग्लूकोमा है जो आँख से संबंधित है, कंजक्टाइविटिस है जो भी आँख से संबंधित है, इन दोनों में से भी एक पूछेगा। रूमेटाइटिस अर्थराइटिस है और ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस या फिर स्कैबिस जो स्किन से संबंधित डिसऑर्डर। तो भैया ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया, सिलेबस देख लिया, हमने चीज़ों को स्ट्रेटजी अपना डिस्कस कर लिया क्या मैटर है। और मैं पहले भी बोलता हूँ कि कोई भी 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है 2 पेज से ज़्यादा मत लिखिए, हेडलाइन डाल के बढ़िया से क्लियर लिखिए, साफ लिखिए, अच्छे से लिखिए। लेकिन हाँ, ज़्यादा लिखेंगे नंबर कटेगा, साफ साफ रहेगा, PDF के रूप में अब कापी चेक होती है आपकी, ऑनलाइन चेक होती है, तो अच्छे से नंबर मिलेगा, है ना। तो 2 पेज से ज़्यादा मत लिखिए, और जो 3 नंबर में है 1 पेज से 1.5 पेज ज़्यादा से ज़्यादा। ओके मेरे ब्रदर, ठीक है, ये सब चीज़ आप समझिए। और क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ के आए, बहुत से स्टूडेंट का मैं देख रहा हूँ वो क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, नहीं छोड़ना नहीं है आपको, कोशिश करिए, मैनेज करिए चीज़ों को, लिख के आइए। मैं तो बताता भी हूँ बीच बीच में कि क्या ऐसा मैटर है तो ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब चलिए बिना बकैती के आंसर सॉल्व करते हैं। देखिए अब आता है यहाँ पे इटियोपैथोजेनेसिस, जो पहला टॉपिक था हमारा जी, इटियोपैथोजेनेसिस। ये मैटर देखिए, इटियो मतलब काज और पैथोजेनेसिस मतलब सफरिंग बाय ओरिजिन डिजीज। ओके, काज क्या है, किसकी वजह से दिक्कत हो रही है, और पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि वो सफ़र कर रहा है यानी पीड़ित हो गया है, उससे बीमारी से वो ग्रसित हो गया है। जैसे कि आप बोल सकते हैं TB, ट्यूबरकुलोसिस जो है, तो काज क्या है उसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, और सफ़र कर रहा है यानी कि उसको बहुत खांसी आएगा, है ना, वो जब बीमार हो जाएगा तो खांसी आएगा, कफ आएगा, उसका वेट लॉस हो सकता है, ये सब चीज़ें सफरिंग हो गया, तो यही इटियोपैथोजेनेसिस कहलाता है। इसको डिफाइन कर लेते हैं। द टर्म इटियोपैथोजेनेसिस रिफर्स टू द काज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। अच्छा, इटियोजेनेसिस जो है या इटियोपैथोजेनेसिस जो है, ये संकेत करता है या इसका मतलब होता है कि क्या कारण है बीमारी का और कैसे ये उत्पन्न हुआ है बीमारी, है ना, क्या लक्षण आ रहे हैं। एग्जाम्पल्स है जैसे कि देखिए यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का एग्जाम्पल है भैया, ट्यूबरकुलोसिस। इटियोलॉजी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई देखिए एग्जाम्पल में है भी, और पैथोजेनेसिस वही है, बैक्टीरिया इन्फेक्ट द लंग काज ग्रेनुलोमा फार्मेशन टिश्यू डैमेज, ये सब चीज़ें लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं मैटर, है ना। ओके, और लाइक कफिंग फीवर, ओके, इजी वे में है सब चीज़ें, आप जानते हुए चीज़ें ये आपके हैं। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इट रिफर्स द साइन एंड सिम्टम दैट अपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ ए डिजीज मेडिकल कंडीशन। अच्छा, इस ये संकेत करता है या इसका मतलब होता है कि साइन और सिम्टम जो हमें दिख रहे हैं, लक्षण जो आ रहे हैं, वो उसके वजह से जो भी बीमारी है कंफर्म हो पाती है, उसी को हम मेडिकल कंडीशन बोलते हैं या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, मतलब हम श्योर हो पाते हैं कि क्या इनको हुआ है। ओके, एग्जाम जैसे कि लिखा हुआ है, इट आइडेंटिफाई बाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ड्यूरिंग डायग्नोसिस। अच्छा, इसको हम जान पाते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर की वजह से, जो भी डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनकी वजह से। जैसे कि एग्जांपल में देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, स्लाइड है तो थोड़ा सा भाई ये इंटरफेस बार बार देख रहे होंगे आप, चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा करना पड़ता है मैनेज, क्या कर सकते हैं। ओके, और इस पे पढ़ाने का ये भी एक सेंस है ना, पसीने से इस समय एकदम कॉपी वगैरह भीग जा रही है, जब पेज पढ़ाते पढ़ाते इतना पसीना हो रहा है, पंखा बंद करके करना पड़ता है भाई, नहीं तो नॉइस बहुत ज़्यादा आएगा। ओके, देखिए लिखा है यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लाइक, जैसे कि इसका
क्लिनिकली हम कैसे जानेंगे क्या सिम्टम आ रहा है। पॉलीयूरिया यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा पेशाब जाना पड़ता है। पॉलीडिप्सिया, उनको प्यास ज़्यादा लगेगा। इंक्रीज थर्स्ट। पॉलीफैगिया, भूख ज़्यादा लगेगा, क्योंकि डायबिटीज़ में होता ही क्या है, आपको पता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे शुगर हैं या फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं ये सब टूटेंगे नहीं, जो शुगर है वो पचेगा नहीं, तो पचेगा नहीं तो एनर्जी मिलेगा नहीं, तो बार बार हमें भूख लगेगा, प्यास लगेगा, ये सब चीज़ें दिक्कत होती है ना। ओके, यहीं पे देखिए फैटिग्यू यानी मूर्छित हो जाएगा बंदा, थकान थकान सा होगा। ब्लर विजन होगा उसका। स्लो वुंड हीलिंग, उसका जो चोट वगैरह लगा तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। ओके, हाइपरटेंशन, बीपी, अब यही मैंने बोला था, अभी कमेंट में बताइए आप लोग, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं भाई, बताया करिए, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखे कि हाँ भैया मन से आप लोग चीज़ें कर रहे हैं। हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज हाई कंपेरिजन टू नॉर्मल बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है, उसी को हम लोग नॉर्मल रेंज के तुलना में, तब उसी को हाइपरटेंशन बोल देते हैं, और उच्च रक्तचाप हिंदी में बोलते हैं। नॉर्मल रेंज क्या होता है इसका भैया, ये होता है नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर का 120/80 या फिर 140/90 mmHg, ये नया डाटा है WHO के अकॉर्डिंग। लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है हम लोगों का, तो इसलिए अब बीपी जो है थोड़ा सा बढ़ गया है सबकी नॉर्मल रेंज में। ओके, और यहीं पे अगर इसको लार्ज में पूछ देता है तो इसके काज लिख दीजिए। काजेज यानी कि लाइफ स्टाइल, पुअर लाइफ स्टाइल, नॉट फिजिकल वर्क, है ना, और ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी मोटापा। देखिए ये चीज़ें आप याद रखिए, मैं इसीलिए बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करिए आप लोग, ठीक है। काजेज में ये हो गया। सिम्टम क्या आएगा, उच्च रक्तचाप का, आप लोग जनरली जानते भी हैं कि भाई बीपी जब बढ़ता है तो क्या होता है, चक्कर आएगा, डिजीनेस, ब्लर विजन होगा, धुंधला दिखेगा, है ना, ये सब चीज़ें होगा। हेडेक होगा, कभी कभी नोज ब्लीडिंग, नाकों से खून आने लगता है। ओके, ये सब चीज़ें होंगी। चेस्ट पेन भी हो सकता है, ठीक है, हाइपरटेंशन में, ये सब चीज़ें होती हैं। और इलाज में, ट्रीटमेंट में वही लिख दीजिए भाई कि लोअर द सोडियम इनटेक, आपको सोडियम यानी नमक का कम सेवन करना है, और बीपी ज़्यादा है तो फ्रूसामाइड दे सकते हैं। फ्रूसामाइड क्या होता है, लेसिक्स के नाम से आता है ब्रांड नेम, जो पेशाब तेजी से करवाएगा और आपकी बीपी लो हो जाएगी, है ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि ब्लड का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर, तो खून में क्या होता है, पानी होता है, पानी जब मात्रा कम होगी तो ब्लड का मात्रा कम होगा, तो ब्लड का मात्रा कम होगा तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे भाई, तो थोड़ा सा बस सुनने पे ध्यान दीजिए आप चीज़ों को, और देखते रहिए मैटर क्या है कैसे। ओके, समझ रहे हैं बेटा, तो ये सब चीज़ें आपको देखिए लार्ज बनाना पड़ेगा भाई। मैं लास्ट मिनट में 200 पेज का अभी पटक दूँ नोट्स आपके आगे, आप पढ़ पाएंगे? आप चीज़ें थोड़ा सा, मैं ट्रिक इसीलिए बताता हूँ कि चीज़ें देखिए, सुनिए, समझिए। चलिए अगला टॉपिक देखिए, इसमें क्या है, एंजाइना या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ठीक है। एपी, एंजाइना पेक्टोरिस जो बोलते हैं, इज अ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट अकर्स व्हेन द हार्ट मसल डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन रीच ब्लड ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अच्छा, एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये चेस्ट पेन कहलाता है, यानी छाती में दर्द होता है इसकी वजह से, या डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसमें होता है क्या, हार्ट मसल जो हमारे हैं वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है उनके पास। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, अगर हम हार्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए, अगर ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हार्ट है, इसके पास अगर आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ये जो आर्टरी है ना यहाँ पे ऐसे, तो इसमें जो प्लेक बन जाता है ऐसे, यहाँ पे ये जाम पड़ जाएगा, तो क्या होगा, पतली हो गई नली, तो यहाँ पे हार्ट के पास जो है बढ़िया से ब्लड पहुँच नहीं पाएगा। तो वही जब ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो यहाँ पे चेस्ट पेन होने लगेगा आपके हार्ट में। समझ रहे बात, तो ये मैटर होता है ब्रदर। ओके, चलिए, और यहीं पे सिम्टम देखिए क्या आ रहा है भैया इसका, ये सिम्टम है चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नाउजिया, फैटिग्यू। ओके, यहीं पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक भी बोलते हैं। हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि हार्ट फेल कर जाना, उसमें मतलब फंक्शनिंग का डिस्टर्बेंस हो जाना। काजेज क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वही सेम चीज़ें, ब्लड वेजल्स का पतला हो जाना, ओबेसिटी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना हमारे शरीर में, हाइपरटेंशन, बार बार बीपी बढ़ना, है ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सिम्टम यहाँ देखिए नीचे लिखा भी, सिम्टम देखिए अब लिखा है, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नाउजिया, वोमिटिंग और स्वेटिंग, पसीना आना, एंजाइटी, घबराहट होना, कमजोरी, ठंडा पड़ जाना, कामी स्किन यानी चमड़ी, हमारा स्किन भी ठंडा पड़ जाएगा। डायग्नोसिस क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI जो लिखे थे हम लोग, उसमें देखिए डायग्नोसिस यानी ECG के द्वारा टेस्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ऐसे देखे होंगे आप टीवी वगैरह में चलता रहता है, ऐसे अगर टीवी रहेगा ऐसे, और इसमें देखेंगे ऐसे 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 चलता रहता है रिदम, है ना, वही चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ें होती है। ट्रीटमेंट क्या है भैया, नाइट्रोग्लिसरीन एस्प्रिन ये दिया जाता है इसमें,
नाइट्रोग्लिसरीन और एस्पिरिन। नाइट्रोग्लिसरीन जो है यहीं जीभ पे रख दिया जाता है। बकल कैविटी आपने सुना होगा, कोलोजी में पढ़ा था, बकल कैविटी में जो बकल रूट से जो दवाइयाँ दी जाती है तो वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है और तुरंत जो है ब्लड वेजल्स को फैला देता है। ओके, एस्पिरिन का भी वही काम है, जिससे क्या होगा, बीपी थोड़ी सी बढ़े, बीपी नहीं बढ़ेगी, ब्लड वेजल्स जो है चौड़ा हो जाएगा और आसानी से हार्ट के पास ब्लड पहुंचने लगेगा। हाइपरलिपिडीमिया क्या है भाई, ये बहुत आसान टॉपिक है, आप समझ सकते हैं और मैं बता भी देता हूँ। हाइपरलिपिडीमिया क्या है? हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर का मतलब ज़्यादा और लिपिडीमिया, लिपिड मतलब फैट। अभी हमने कल ही फैट के बारे में पढ़ाया था। कल आपका कौन सा पेपर था भाई? आज मतलब वही बायोकेमिस्ट्री था मेरे भाई, बायोकेमिस्ट्री था ना? हाँ वही था, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में चीज़ें आपने देखा, ये सब चीज़ें थी मैटर। ओके, तो उसमें लिपिड मैंने पढ़ाया था, लिपिड जो है फैट होते हैं, जो फैट होता है उसी को लिपिड कहते हैं। ओके, तो जब फैट का मात्रा या कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उसी को हाइपरलिपिडीमिया बोल देते हैं। कारण क्या है? वही ओबेसिटी, मोटापा की वजह से, बैड डाइट या फिर हाई फैटी फूड इनटेक, ठीक है, ज़्यादा फैटी जो है जब हम फूड खाएंगे तो होगा। ओके, ये सब काजेज हो जाता है। और हाइपरलिपिडीमिया में क्या दिक्कत आएगी? वही सब लक्षण आएंगे, चेस्ट पेन होगा, घबराहट होगा, ठीक है ना, बीपी डिस्टर्बेंस होगा, है ना, ये सब चीज़ें होंगी। CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, इसमें भी क्या होता है? कंजेस्टिव का मतलब होता है सकरा हो जाना, और हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल कर जाना, यानी कि इसमें भी हार्ट के पास प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता है, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से, जो है नस में प्लेक बन जाना, जम जाना, तो उसके वजह से ही यहाँ पे भी दिक्कत होता है कोरोनरी हार्ट, सॉरी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में। ओके, लक्षण क्या आएंगे? वही चेस्ट पेन होगा, सब वही सिम्टम है जो हार्ट से संबंधित, एक जो मैं बताया उसी को बस थोड़ा सा बैक करके उसी को रिवाइज कर लीजिए, बच करके हो जाएगा, काम आपका बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए अस्थमा, अस्थमा क्या है? इसको एज़मा पढ़ते हैं, एज़मा, है ना। ओके, अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारी इम्यूनिटी जो है हमें वही उसी की वजह से चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे आप लंग्स अगर बना दें एक, ठीक है ना, ऐसे लंग्स समझ लीजिए ये थोड़ा सा, और यहीं पे जो है ऐसे नली आता है। वाह, बहुत अच्छा, स्लाइड पे भी बन रहा है यार। ये मैं मोबाइल में ही पढ़ा रहा हूँ भाई, मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ, कोई ना, सही है। तो ये जब यहाँ पे जैसे क्या होता है ना, ऐसे दो नली यहाँ भी तो रहेगा। ओके, जो सांस से आता है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई जैसे अस्थमा जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और एलर्जिक कंडीशन भी बोल सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, जैसे धूल धक्कड़ लगेगा तुरंत ना, और यहाँ पे तुरंत सूजन हो जाएगा, इस नली में जो है सूजन हो जाएगा, सांस लेने वाली नली में। सांस जब नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, वही सांस फूलने लगता है, देखेंगे इनहेलर से तुरंत सांस पंप किया जाएगा तो वो तुरंत यहाँ पे फिर नली फैल जाती है। तो इसमें क्या होगा, कारण क्या है इसके? एलर्जी है, या फिर डस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और पोलन ग्रेन है ना, इन सब चीज़ों के, तंबाकू है, मतलब स्मोक है, सिगरेट है, इन सब की वजह से अस्थमा होता है भैया। ओके, और इसका लक्षण क्या आएगा? वही भैया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चेस्ट पेन होगा, है ना, घबराहट होगा, ये सब चीज़ें होंगी। ओके, अस्थमा एक ऐसी भी कंडीशन है, डेथ भी हो सकता है सीरियस कंडीशन में। ट्रीटमेंट क्या होगा? वही भैया, वेजो डायलेटर देंगे इनको, वेजल्स को डायलेट करने वाले जो फैला दें यहाँ पे वेजल्स को। ओके, इनहेलर यूज करेंगे हम लोग। और भी वो लिख सकते हैं, इटियोफाइलिन, थियोफाइलिन, ये दवाई आती है। ओके, ये थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठो मेरे भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आपको मैनेज करते जाना है, लिखते जाना है चीज़ों को। COPD क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यहाँ पे भी वही सम चीज़ें हैं, सांस उस लेने में दिक्कत होने लगता है, सेम अस्थमा वाला चिपका दीजिएगा चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्रोनिक मतलब होता है लंबे समय तक, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक, और ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब होता है रुकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोक देना, पल्मोनरी मतलब लंग्स से संबंधित, और डिजीज़ मतलब बीमारी। ओके, समझ गए मेरे भाई? चलिए, अब यहीं पे आता है इंडोक्राइन सिस्टम, सिस्टम फाड़ देंगे भाई। चलिए, इंडोक्राइन सिस्टम देखिए क्या होता है। इंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड एंड ऑर्गन दैट प्रोड्यूस, स्टोर, रिलीज हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट मैनी एसेंशियल फंक्शन इन द बॉडी। ओके, इंडोक्राइन सिस्टम जो है एक नेटवर्क की तरह से काम करता है। ये ग्लैंड का नेटवर्क होता है, जो ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना, हमारे एंड आर्गन दैट प्रोड्यूस, स्टोर, रिलीज हार्मोन, ये प्रोड्यूस भी उत्पन्न भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं, मतलब अपने में रखते भी हैं और रिलीज भी करते हैं, यहीं से निकलता भी है हार्मोन्स। जो कि क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है? एक केमिकल मैसेंजर होता है। अब मैंने पढ़ा था आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कि मैसेंजर की तरह काम करते हैं, जो हमारे शरीर में मैसेज देते हैं, जैसे कि
13-14 साल के हम हुए तो उसके बाद से देखेंगे अचानक से दाढ़ी मूछ आने लगेगा, चंद्रांग बढ़ने लगेंगे, शरीर लंबा होने लगेगा, वेट बढ़ने लगेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे शरीर में मैसेजेस आते हैं। जैसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं हमारे पुरुष में, जो है टेस्टोस्टेरोन है, महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। उन्हीं की वजह से ऐसा मैसेजेस मिलता है कि हाँ भैया बॉडी का ग्रोथ वगैरह करो प्रॉपर, अब इनको एडल्ट बनाओ। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये मैसेज के हार्मोन्स की वजह से हो पाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ हार्मोन्स के नाम वगैरह भी लिखा है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स नेम, कुछ का मैंने नाम लिखा है, जैसे हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में पाया जाता है, इस इनमें से इनहिबिटिंग हार्मोन निकलता है। ओके, ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन देख सकते हैं आप। फिर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन में पाया जाता है, जिसमें से ग्रोथ हार्मोन, TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए। ऑक्सीटोसिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन क्या है? लेबर पेन जो करवाता है। ओके, और इसी को लव हार्मोन भी लोग बोलते हैं। ओके, पैनक्रियाज, आप जानते हैं पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जिसमें से इंसुलिन निकलता है। ओवरी महिलाओं में पाया जाता है, जिसमें से भैया ओवम बनता है ना। टेस्टिस किसमें पाया जाता है? शायद पुरुषों में पाया जाता है, क्यों? शायद, मुझे तो यही याद आ रहा है। देख लेना आप, कमेंट में बताओ। पीनियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन में पाया जाता है, जिसमें से मेलाटोनिन निकलता है। मेलाटोनिन जो है हमें सोने के लिए प्रेरित करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है कि ठीक है भाई रात हो गया सो जाओ। ये रात में तभी निकलता है। अभी डिसऑर्डर क्यों हो रहा है सोने का संबंधित? क्योंकि लोग फ़ोन चलाते रह रहे हैं, तो मेलाटोनिन यानी ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा कि मेलाटोनिन सीक्रेट करना है या नहीं करना है हमको। समझ रहे हैं? तो ये डिसऑर्डर हो रहा है इसलिए। ओके, तो आपने इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में समझ लिया। डायबिटीज़ देखिए, डायबिटीज़ बीपी, ये सब तो ऐसे जैसे खांसी कफ हो, खांसी बुखार हो गया है, घर घर पे सबको लोगों को अब हो रहा है। भाई इतनी बुरी लाइफ स्टाइल हो गई हम लोगों की ना, क्या ही बताया जाए। हेल्थ अवेयरनेस कुछ है नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग फार्मासिस्ट वगैरह बन रहे हैं तो अपने भी स्वस्थ रहिए, लाइफ स्टाइल सही रखिए, घर पे भी लोगों को बताते रहिए चीज़ों को क्या कैसे है, फैक्ट बताते रहिए। तो डायबिटीज़ के बारे में देखिए, इट इज़ अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म का अभी मैंने कल ही बताया था बायोकेमिस्ट्री में। मेटाबॉलिज्म जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो क्या करता है, चीज़ों को तोड़ के कम्प्लेक्स फॉर्म से ईजियर फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में। ओके, ये एक सिंपल सा मेटाबॉलिज्म का डिफिनेशन है। तो इसमें क्या होता है डिसऑर्डर में, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसके डिसऑर्डर की वजह से यानी कि इंसुलिन निकलेगा नहीं, इंसुलिन नहीं निकलेगा तो पाचन होगा नहीं, पाचन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा। अभी ऊपर हमने डायबिटीज़ को पढ़ा था थोड़ा सा। तो यहाँ पे हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि ब्लड में हमारे ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाता है। और ये इसके दो टाइप होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन बीटा सेल। अच्छा, टाइप 1 में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी डिसऑर्डर की वजह से ही हमारे बीटा सेल जो है डिस्ट्रक्शन यानी कि वो खत्म होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। और टाइप 2 में क्या होता है, लाइफ स्टाइल जेनेटिक काजेज। टाइप 2 में लाइफ स्टाइल की वजह से यानी कि खाना पीना इन सब की वजह से दिक्कत, और जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। ओके, ये पे और लिखेंगे, डायग्नोसिस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। डायग्नोसिस देखो लिखा है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, यानी कि डायग्नोसिस हम कैसे जांच करते हैं, ग्लूकोज जांच होता है ना। तो देखिए जब बिना खाए पिए, जैसे सुबह में मान लीजिए करना है, तो 126 mg प्रति DL होना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा डाटा याद रखिएगा आप, आपके पेपर में पूछेगा अगर डायबिटीज़ के बारे में तो आप लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि जब कुछ खाया पिया न रहे इंसान तो उसका ग्लूकोज लेवल 126 mg प्रति DL होना चाहिए, डेसीलीटर। और जब वो उसने खाना खाया वगैरह है चीज़ें, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो उस समय 200 mg पर DL होना चाहिए। ओके, ये थोड़ा सा घट्टा बढ़ता रह सकता है, तो ये मैटर है पूरा। अगर 200 से ज़्यादा हो रहा है तो भैया दिक्कत है। आप खाना खाने के बाद नपवा रहे हैं अपना, मतलब ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं शुगर के लिए, तो अगर 200 mg से ज़्यादा हो रहा है तो यानी कि आपको शुगर की दिक्कतें हो रही हैं। लगातार आप 2-4 बार टेस्ट करवाएंगे तो ऐसा पता चलेगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कई बार जांच करने पर तो भाई आपको दिक्कत है भैया, तब आपको डायबिटीज़ हो गया। ओके, अब आता है हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा, यानी कि यहाँ की थायराइड हार्मोन का पूरा खेल है। यानी जब थायराइड हार्मोन जो है कम सिक्रीट होगा तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म बोल देंगे, और जब ज़्यादा होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म बोल देंगे। यहाँ पे देखिए थायराइड हार्मोन्स के नाम T3 T4 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे वही लिखा है मैटर। ओके, अब इसमें आप इसके सिम्टम लिख दीजिए जो है, और कारण यही हार्मोनल डिसऑर्डर है और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये सब चीज़ें काजेज हैं इसका। और सिम्टम में क्या होगा, वेट बढ़ेगा, वेट लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। और शरीर जो है फूलेगा। ओके, और वीकनेस आ जाएगी, और शरीर पे जो है बहुत से पिंपल्स वगैरह निकलने लगेंगे शरीर पे, मतलब मुंह पे, फेस पे। ओके, ये सब चीज़ें थायराइड के डिजीज़ के लक्षण हैं। एपिलेप्सी में, एपिलेप्सी ये CNS से संबंधित था भैया, एपिलेप्सी। ओके, मिर्गी जिसे बोलते हैं, तो ये इसे बोलते हैं न्यूरो डिसऑर्डर बोलते हैं। इट इज़ अ न्यूरो डिसऑर्डर। इन इट अकर्स द मैनी इम्पल्सेस आर सेंडेड
एट वन टाइम, यानी कि ढेर सारी इम्पल्स एक ही साथ मैसेजेस ब्रेन के साथ भेजे जाएंगे तो क्या होगा, शरीर में झटके आने लगेंगे। आखिर शरीर समझ ही नहीं पाएगा कि हमें करना क्या है। जैसे नॉर्मल मैसेज आ रहे हैं तो मैं ऐसे स्लाइड पे देखिए ये हाथ फेर रहा हूँ, यहाँ पे एरो से दिखा पा रहा हूँ, और ये ढेर सारे आएंगे तो क्या होगा, अच्छे से गोजने लगूंगा मैं, ऐसे से तेजी से झटके आने लगेंगे मुझे, समझ रहे बात। तो ऐसी चीज़ें होंगी, तो इपिलेप्सी में यही चीज़ें हो जाती हैं भाई। ओके, न्यूरो डिसऑर्डर है, उसके क्या काजेस क्या है न्यूरो डिसऑर्डर का, तो वही भैया डिप्रेशन वगैरह या फिर ट्रामा, चोट लगना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं एपिलेप्सी के कारण। ओके, या फिर ऑटो इम्यून भी डिसऑर्डर हो सकता है। और सिम्टम में क्या होगा भैया, जर्क्स ऑन द बॉडी, है ना, हेडेक आएगा, वीकनेस हो जाएगा, बॉडी पेन होगा, ये सब चीज़ें होंगी। कन्वल्जन यानी कि घबराहट होगा उसे, एंजाइटी होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी, उलझन वगैरह। ओके, इलाज में वही है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे थोड़ा सा, मतलब उनको, और ये सब चीज़ें दवाई देंगे। ओके, अब आता है एल्जाइमर की बारी भैया। एल्जाइमर्स डिजीज, एल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है, इट अफेक्ट द मेमोरी, थिंकिंग, बिहेवियर। ये मेमोरी यानी याददाश्त, सोच, बिहेवियर, इन सबको थोड़ा सा प्रभावित करता है। इसमें वो क्या होता है, ये लगभग ओल्ड एज में ही मेनली होता है मुख्य रूप से। और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है भैया, ये भी ब्रेन से संबंधित डिसऑर्डर है। ओके, समझ रहे हैं मैटर। हाँ, चलिए यहाँ पे देखिए और क्या है, माइग्रेन। माइग्रेन, ए माइग्रेन इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, व्हेन इट अकर्स सीवियर हेडेक, इसमें जब ये होगा तो बहुत ज़्यादा हेडेक होगा। इट आल्सो अकर्स नाउजिया, वोमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट और साउंड। अच्छा, इसमें उल्टी हो सकता है, ये सब चीज़ हो सकती है। और सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी कि आपको जब बहुत तेज़ी से लाइट लगेगा ना, तो जैसे कहेंगे ना, लाइट बंद करो यार, सर दर्द करा है मेरा, बहुत तेज़ी से लग रहा है मुझे। और आवाज़ की वजह से भी, जो भी मतलब थोड़ा बहुत आवाज़ आएगा तो जैसे लगा कि सर में टन टन की आवाज़ आ रही है, ऐसी चीज़ें होंगी। ट्रीटमेंट क्या है, एनसेड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि वही आइबुप्रोफेन, निमोसलाइड, ये सब दवाइयाँ दे सकते हैं आप, है ना। ओके, सिम्टम क्या आएगा भैया माइग्रेन का, जानते ही हो आप, बहुत तेज़ी से हेडेक होगा और मूड अपसेट रहेगा, है ना, ये सब चीज़ें होंगी माइग्रेन में। फीवर भी आ सकता है कभी कभी। ओके, अब आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका आएगा, देखिए भैया, और मान के चलिए आधे घंटे का ये पूरा वीडियो लेक्चर होगा लगभग, मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए, मतलब टोटली 1 घंटे 10-15 मिनट का वीडियो होगा। आप इसको देख लेंगे, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। तो ठीक है, आप लोग कमेंट वगैरह कर दीजिए थोड़ा सा, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। और मैं बार बार ये भी बोलता हूँ, मेरे शॉर्ट्स भी आप देख सकते हैं, लोगों को शॉर्ट्स के लिए भी आप मेरे चैनल के लिंक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ। और आज भी मैंने 1-2 वीडियो शूट किया, उसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है ना भाई, तो समय नहीं मिला, तो कर दूंगा, वो भी अपलोड करूंगा, आप देखिएगा जरूर, आपको अच्छा लगेगा, चीज़ें कुछ समझ आएंगी। ओके, आप इंटरटेन भी होंगे। माइग्रेन तो हो गया भैया। अब आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है भैया, स्ट्रोक चोट लगना या फिर थप पड़ जाना, ऐसे कुछ मतलब है। तो स्ट्रोक में क्या होता है, स्ट्रोक की जब मेडिकल इमरजेंसी कास्ड बाई इंटरप्ट ऑफ द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। अच्छा, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है भैया, इमरजेंसी मतलब घातक है एकदम, तत्काल वाला सेवा, इसमें इलाज तुरंत चाहिए। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है ब्रेन में रुक जाता है, ब्रेन के पास ब्लड नहीं जाएगा, ब्रेन के ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, ब्रेन सेल डेथ है, ब्रेन का सेल्स जो है डेथ कर जाएगा। देखिए, सेल डेथ ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जब ब्लड नहीं जाएगा तो भैया उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, पोषण भी नहीं आएगा था, उसकी वजह से क्या होगा, सेल्स डेथ कर जाएगा ब्रेन का। डायग्नोसिस क्या होगा, सीटी स्कैन कर सकते हैं आप, MRI करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह भी कुछ करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, एस्पिरिन, एंटीकोएगुलेंट, ये सब दे सकते हैं। एंटीकोएगुलेंट यानी कि कभी कभी क्या होता है, ब्लड में थक्का जम जाता है तो ब्लड ऊपर नहीं पहुंच पाता, इसलिए दिक्कत होती है, तो इसलिए आप एंटीकोएगुलेंट भी दे सकते हैं। और एस्पिरिन जो ब्लड वेजेस को फैला देता है, यानी कि शिथिल कर देगा, जैसे कि ब्लड वेजेस आपका ऐसे पतला है, और जब उसको दे एस्पिरिन को देंगे तो इतना चौड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड ज़्यादा मात्रा में बहने लगेगा और ब्रेन के पास भी पहुँच पाएगा। ओके, ये चीज़ें हैं। अब आता है यहीं पे पार्किंसंस डिजीज। देखिए भैया, पार्किंसंस डिजीज क्या है, देख लीजिए इनको भी, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। पार्किंसंस डिजीज क्या है, ये भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, यानी कि न्यूरॉन्स वगैरह डैमेज होने लगते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी ड्यू टू लॉस ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। इसमें होता क्यों है ये, क्योंकि इसमें डोपामिन जो है ये सिक्रीट होना बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से चीज़ें, बहुत से नर्वस सिस्टम या सब, ये सब चीज़ें डैमेज हो जाएंगी और दिक्कतें होने लगेंगी। ठीक है, इसमें भी वही लक्षण आएंगे भैया, और कन्वल्जन, कन्फ्यूज़न, हेडेक, मेमोरी लॉस और अपसेट, मूड अपसेट होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ओके, पेप्टिक अल्सर आता है भैया। पेप्टिक अल्सर आप लोग जानते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। पेप्टिक अल्सर यानी कि अल्सर का मतलब ये होता है उंड घाव की बात हो रही है ना, जैसे कि आप अगर स्टमक बनाएंगे यहाँ पे, पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि स्टमक में अल्सर हो जाना, घाव हो जाना। तो ये भैया आपका बन गया
क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी यार, स्टोमक। इसमें क्या हो गया, ऐसे यहाँ पे चोट हो गया, अल्सर हो गया। अंदर की तरफ जब चोट होता है तो उसी को अल्सर बोल देते हैं, और बाहर जब रहता है तो उंड बोल देते हैं। तो ये पेप्टिक अल्सर यानी कि HCl की वजह से होता है। जब HCl ज़्यादा सिक्रेट होता है हमारे पेट वगैरह में तो यहाँ के स्किन जो म्यूकोस मेम्ब्रेन है ये डैमेज हो जाता है, उसी को पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो पेप्टिक अल्सर को आप डिफाइन करेंगे, पेप्टिक अल्सर इज अ कंडीशन इन विच द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक आर डैमेज्ड ड्यू टू द हाई सिक्रीशन ऑफ HCl। ज़्यादा मात्रा में जब HCl सिक्रीट होता है तो वहाँ पे डैमेज होता है। सिम्टम क्या आएंगे, लक्षण यही आएगा भैया, पेट मतलब एब्डोमिनल पेन होगा, आपको भूख नहीं लगेगा, है ना, लॉस ऑफ हंगर, और ब्लीडिंग भी हो सकती है इन द स्टूल। आपको लैट्रिन में देख सकते हैं कि ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड आ रहा है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके, और काजेज क्या है, वही हाई सिक्रीशन ऑफ HCl। और ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, ट्रीटमेंट में आप ओमेप्राजोल देंगे, मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे। प्रोटॉन ऐसे आयंस हैं जिसकी वजह से HCl बनता है, तो उसको रोकने वाली दवाई देंगे, जैसे ओमेप्राजोल है ना, पेंटोप्राजोल है, ये सब चीज़ें देंगे। रेंटिडीन देंगे, ओके, और पेन किलर भी आप देंगे, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है, बात खत्म। अब देखते हैं, चलिए, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, ये जानते भी हैं लीवर डिजीज़ में क्या होता है। अल्कोहलिक यानी अल्कोहल, शराब पीने की वजह से तो जब लीवर डिजीज़ होता है, यानी हेपेटाइटिस बोलते हैं, यानी कि लीवर का सूज जाना, उसके साइज का बढ़ जाना। ओके, तो लीवर डिजीज़ में ये अल्कोहलिक, तो इसको डिफाइन करेंगे, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ इज अ कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल इनटेक द मोर अल्कोहल, सो लीवर आर इन्फ्लेम्ड। लीवर जो है हमारा सूज जाता है या सूजन आ जाता है उसमें, तो ये अल्कोहलिक लीवर डिजीज आता है। सिम्टम क्या आएंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, दर्द होगा बहुत ज़्यादा, और स्टमक अपसेट होगा यानी कि अपच हो जाएगा, है ना, ये सब चीज़ें होंगी। और लैक ऑफ या फिर लॉस ऑफ हंगर, भूख नहीं लगेगा, है ना, ये सब चीज़ें दिक्कतें होंगी। काजेज क्या है, एल्कोहलिज्म है। ओके, सिंपल सी बात है, वो तो दिख ही रहा है काजेज। ट्रीटमेंट में वही है भैया, इसमें एंटीबायोटिक वगैरह चलेगा, और आपको अवॉइड करना पड़ेगा अल्कोहल, ये सब चीज़ें आपको देना पड़ेगा, पेन किलर भी देना पड़ेगा। ओके, तो ये जनरल सी बातें मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान में एकदम बिल्कुल एक एक लाइन सुनते जाइए, समझते जाइए आप। भाई कुछ भी चीज़ें पूछ देता है पेपर में, एक एक नंबर में, कोई कभी की चीज़ें जो है बताई हुई एक एक नंबर में मैं देख रहा हूँ आ जाता है। वो आप पता नहीं आप लोग सुने रहते हैं मेरी बात या नहीं सुने रहते हैं, मुझे नहीं पता। ओके, चलिए, अब यहीं पे आता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, यहीं पे फिर हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर अपने किसका, स्टमक का। कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, सॉरी, बट समझने के लिए देख लीजिए स्लाइड पे। हाँ, इसमें क्या होता है, HCl जो यहाँ पे बन रहा है ना, ये जो है ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट का मतलब उल्टा जाना, रिफ्लेक्शन। तो गैस्ट्रो यानी पेट की बात हो रही है। इसोफेगस यानी कि जो आपकी नली होती है, एक मिनट, जी हाँ, तो जो HCl इसमें होता है, ये ऊपर की तरफ जब इसोफेगस यानी जिस रास्ते से भोजन आता है, तो वहाँ पे जब वापस जाने लगे तो इसी को गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, यानी कि HCl का पेट में ऊपर जाना। तो वही नहीं देखते हैं लोगों को, वो आता है, डकार आती है और जलन होता है, कहते हैं एसिडिटी हो गया, जल रहा है, पूरा छाती जल रहा है, तो ये सब गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के ही वजह से होता है। तो लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज इज अ कंडीशन इन विच द हाई HCl secreted in the stomach, so it sometime reflexed in esophagus, so it is known as gastroesophageal reflux disease। इसके कारण क्या है भैया, वही HCl सिक्रीशन की वजह से हो जाएगा ज़्यादा, और ओमिटिंग की वजह से होगा। ओमिटिंग जब उल्टी करते हैं तो क्या होता है, मुंह के रास्ते से हमारे जो स्टमक के जो भी मटेरियल रहते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो जब बाहर निकलेंगे तो HCl भी बाहर निकलेगा, है ना, HCl भी निकलेगा यहाँ से बाहर। तो वही क्या होता है, जब देखेंगे तो बहुत तेज़ी से जलन वगैरह होगा छाती पे, ये सब चीज़ें उल्टी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ओके ब्रदर, तो इसमें भी क्या देंगे, वही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेंटिडीन, ये सब चीज़ें देंगे। ओके, चलिए, कोहन्स डिजीज आता है, यहीं पे देखिए आप, ये भी हमारे आँख से संबंधित बीमारी है। कोहन्स और अल्सराइटिव कोलाइटिस, ये कहीं ना कहीं सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज भी है, देखते हैं क्या मैटर है। कोहन्स डिजीज में लिखा है, इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, ये भी वही है, क्रोनिक बाउल डिजीज़ है, IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अफेक्ट द एनी पार्ट ऑफ द GI ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का कोई भी पार्ट अफेक्टेड होता है, जैसे मुंह से लेके एनस तक। ओके, बट मेनली अफेक्ट द इलियम एंड कोलोन, मुख्य रूप से यहाँ पे इलियम और कोलोन जो है अफेक्टेड होता है। ओके, यहाँ पे देखिए अल्सराइटिव कोलाइटिस, अब देखिए क्या होता है, समझ रहे हैं। कोहन्स डिजीज में हमारे GI ट्रैक्ट यानी कि पूरा मुंह से लेके
आंत तक कोई भी पार्ट जो है अफेक्टेड हो सकता है, उसमें सूजन हो सकता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें देखिए होगा क्या, इसमें भी सूजन होगा, लेकिन कोलोन या फिर रेक्टम यानी कि हमारे आंत वाले हिस्से में बस इसमें सूजन होगा। म्यूकोसा अनलाइक द कोहन्स डिजीज, ये कोहन्स डिजीज के तरीके से नहीं है, अलग है थोड़ा सा। उसमें पूरा मुंह से लेके आंत तक कहीं भी सूजन हो सकता है। इसमें क्या है, बस कोलोन और रेक्टम में होगा, जो निचला पार्ट होता है हमारे, जहाँ से निकलने वाला रहता है क्या, म्यू स्टूल से। ऐसे आंत जब बनाते हैं आप, यहाँ नीचे जो है आपका एनस होता है ना, ये पोर्शन। ठीक है, ऐसे कुछ बना सकते हैं आप, मैं समझने के लिए बस समझिए आप, आंत वैसे जानते हैं आप, ठीक है ना। तो काजेज आर अननोन, इसके काज जो अननोन है अल्सरेटिव कोलाइटिस के, किसके वजह से हो रहा है। ओके, अब आता है यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ओके भाई, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो वही आयरन की कमी से जब एनीमिया होता है, एनीमिया का मतलब होता है ना आरबीसी का जो है कमी पड़ जाना, हमारे जो ब्लड है उसमें कमी पड़ जाना, या फिर उसका जो साइज क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाना। ओके, अब यहीं पे आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को तो इसमें बता देंगे कि द एनीमिया इट मीन्स द आरबीसी क्वांटिटी और इट्स साइज आर डिस्टर्ब्ड। जी हाँ, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में आपने समझा। इसमें क्या दिक्कत क्या आती है, लक्षण क्या होगा कि सांस लेने में दिक्कत होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है जब आरबीसी की कमी होगी, आरबीसी की, है ना, आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी का रोल ही क्या होता है, देखिए आरबीसी पे पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, यहाँ आरबीसी हो गया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन हो गया, और हीमोग्लोबिन ही जो है ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। तो अगर आरबीसी नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो फिर ऑक्सीजन कौन ढोएगा, तो ये सांस लेने में दिक्कत हो सकती है ना। ये सब चीज़ें लक्षण हैं, बुखार आएगा, सर दर्द होगा, ये सब चीज़ें होंगी दिक्कतें। ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है भाई, ओके, यहाँ पे देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। तो इसमें क्या होता है, मेगालो का मतलब होता है बड़ा, राक्षस की तरह, तो यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि आरबीसी का साइज जो बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे दिक्कत होती है। ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में तो वही लक्षण वही सब आएगा, है ना, डिस्ट्रक्शन होगा, दिक्कत होगी। ट्यूबरकुलोसिस आप समझ लीजिए, ट्यूबरकुलोसिस आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में यहाँ भी समझेंगे। ट्यूबरकुलोसिस जो है क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है ये। ओके, ये सब मैटर है, ठीक है। तो इसमें क्या लक्षण वगैरह आएगा, क्या लक्षण आएगा, खांसी होता है भैया लंबे समय तक, 2 हफ्ते से ज़्यादा, कफ आएगा, कफ में ब्लड आ सकता है, या फिर डार्क कफ आ सकता है ना, बुखार आएगा, वेट लॉस होगा और हेडेक होगा, है ना, फेटिग्यू, थकान आएगा, भूख नहीं लगेगा, ये सब दिक्कतें आएंगी, सब लक्षण ऐसे आएंगे। ओके, कारण आपको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ओके, ये सब चीज़ें, ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबैक्टीरियल दिया जाता है, रिफाम्बिसिन, इथम्ब्यूटाल, ये सब चीज़ें दिया जाता है ना। ओके, हेपेटाइटिस की बात करें तो वही लीवर डिजीज है भैया, लीवर में सूजन हो जाता है, वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ऐसे वायरल आते हैं, तो इनकी वजह से हो सकता है। ओके, चीज़ें ठीक है। निमोनिया इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द लंग। ओके, निमोनिया जो है एक्यूट यानी कि क्यूट नहीं है भाई, एक्यूट है, एक्यूट और क्रोनिक वाला सिस्टम है। ओके, तो ये मतलब कम समय में ही हो जाता है इन्फेक्शन ये वाला। ओके, इसमें क्या होता है, एल्वियोली और सराउंडिंग टिश्यू, उसके चारों तरफ की टिश्यू जो है ये अफेक्टेड होते हैं, यानी सूजन हो जाएगा, उसमें दिक्कत होगी। काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, और फंगी की वजह से भी हो सकता है। लक्षण क्या आते हैं, फीवर, चिल, कफ, स्पूटम प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे बुखार आएगा, ठंडी लगेगा, कफ आएगा, स्पूटम यानी कि कफ बनने लगेगा, जो म्यूकस बोलते हैं, थूकना पड़ता है, जो खेखार के जो बोलते हैं करके जो थूकते हैं ना, वैसे वाला प्रोडक्शन होगा। शार्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है, सांस लेने में कमी होगी, चेस्ट पेन होगा, ये सब दिक्कत होंगी। यहाँ पे डायग्नोसिस क्या होता है, चेस्ट एक्सरे, सीबीसी, चेस्ट एक्सरे कराया जाएगा, एक्सरे कराने पे वहाँ पे दिखेगा कफ वगैरह बन रहा है, चाहे जो भी चीज़ें। सीबीसी में इसमें काउंट ब्लड सेल्स यानी कि ये सब करवाया जाता है जब, तो इसमें पता चलता है कि कोई बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सब चीज़ें मैटर। ओके, यूटीआई देखिए भैया, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो किडनी वगैरह होता है आपका, किडनी है ना, ऐसे करके, सॉरी बना रहा हूँ, ऐसे करके जो साइज बनता है कुछ ऐसे, किडनी का दो किडनी होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ओके, यहाँ से ऊपर नहीं रहता है, नीचे तरफ रहता है, इसमें लंग्स में ऊपर से आता है, यहाँ पे फिर रहता है आपका क्या, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरेथ्रा रहता है आपका, थोड़ा समझ लीजिए, समझने के लिए बना रहा हूँ, तो ठीक है, तो इसमें चीज़ें होती हैं। ओके,
तो इसमें क्या होता है, इसी में इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कि इसमें इन्फेक्शन हो गया कहीं या यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तो इसके वजह से दिक्कतें होती हैं तमाम। तो इसमें क्या होगा, पेशाब में जलन होगा, पेशाब में खून भी आ सकता है ना, पेल्विक एरिया में यानी कि नीचे वाले जननांगों के एरिया में दर्द होगा, ये सब सिम्टम आएंगे। तो लिख देंगे इट इज़ अ इन्फेक्टियस डिजीज़, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन इट्स मैनी डिस्कम्फर्ट अकर्स, है ना, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। ओके, काजेज लिख देंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या होगा, एंटीबायोटिक देंगे, एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं, एमिकासिन दे सकते हैं, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। ओके, चलिए यहीं पे आता है गोनोरिया और सिफिलिस, देखते हैं इसको भैया, गोनोरिया और सिफिलिस के बारे में। मुश्किल से भैया और 45 मिनट लगभग हो चुका है, 40-45 मिनट, और 10 से 15 मिनट का ये पूरा वीडियो लेक्चर होगा, है ना। ओके, परेशान मत होइए बिल्कुल भाई। गोनोरिया एंड सिफिलिस, दो ये बीमारी हैं, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इन दोनों में से एक पूछ सकता है आपको, ये कंफर्म रहिए, है ना। तो बोथ आर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसको आप बढ़ा चढ़ा के लिखिए, इट इज़ अ गोनोरिया इज अ, गोनोरिया को पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर सिफिलिस को एक्सप्लेन करिए, ऐसे ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, देखिए नाइसेरिया गोनोरी, गोनोरिया का नाइसेरी गोनरी होता है, और जो सिफिलिस का होता है ट्रिपोनोएमा पैलिडम। ओके, ट्रांसमिशन में क्या होता है, सेक्सुअल कंटेक्ट, चाइल्ड बर्थ, इन सब के दौरान ये होता है। ओके, सिम्टम क्या आएगा भाई, दर्द होगा जेनाइटल ऑर्गन में। ओके, और वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पे पस आ सकता है, वहाँ पे इचिंग हो सकता है, वहाँ से स्मेल आ सकता है, बदबू, है ना, ये सब इसके लक्षण होंगे, है ना। और सेक्सुअल एक्टिविटी में दिक्कत होगी, ये सब चीज़ें इसके दिक्कतें आएंगी भैया, ठीक है ना, इन दोनों के। ओके, डायग्नोसिस में क्या होता है, यहाँ पे जो पस वगैरह है या फिर वहाँ के जो क्या बोलते हैं म्यूकस वगैरह रहेगा, जो भी वेजाइनल या फिर पेनिस का, इसको चेक किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा भैया माइक्रोस्कोपिक की, भैया इसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह तो ग्रोथ नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें देखा जाता है, टेस्ट किया। इसमें और इसका ट्रीटमेंट में क्या चलेगा, ट्रीटमेंट में चलेगा भैया वही एंटीबायोटिक्स चलेंगे, तो एंटीबायोटिक्स के जितने नाम है ना सब लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। एमॉक्सिसिलिन चलेगा, एमिकासिन चलेगा, ये सब चीज़ें चलेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, और वैजिनल वाश वगैरह आता है, वी वाश करके, वो सब यूज करेंगे महिलाओं में, है ना, ये सब चीज़ें मैटर। तो आपने इस पढ़ा। अब आता है यहीं पे HIV, तो HIV के बारे में तो जानते हो ऐसे भी आप, HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहलाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, हमें हमें मतलब जो भी जिसको भी हो जाएगा भैया, एड्स होता है ना। ओके 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 ओके, एक मिनट, स्लाइड पर थोड़ा सा होता है दिक्कत भाई, एड्स हो जाता है, AIDS। ओके, ठीक है, एड्स हो जाता है, तो इसके भैया वही है, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन caused by the HIV virus. It's it occurs, yeah, it do in our body the डैमेज द इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो लक्षण क्या आता है भैया, आपको ढेर सारे सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, तो ढेर सारे लक्षण आएंगे, जैसे बुखार आ सकता है, सर्दी आ सकता है, जुकाम हो सकता है, ये सब चीज़ें दिक्कतें तमाम हो सकती हैं, है ना। और ये आपको भी पता है कि ये क्योरेबल नहीं है, ठीक नहीं हो सकता, हाँ, इसको प्रिवेंशन किया जा सकता है, ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें एंटीवायरल ड्रग चलते हैं, जैसे साइक्लोवीर है, ये सब चीज़ें चलती हैं दवाइयाँ, है ना, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी चलाया जाता है इसमें, ठीक है, एमिकासिन, एमॉक्सिसिलिन, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। ओके, इसको प्रिकॉशन आप लिख सकते हैं कि भैया सेक्सुअल कंटेक्ट करने पहले जो है कंडोम्स का यूज करिए, ये सब चीज़ें आप इसमें एकदम धड़ल्ले से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे यार। और सीवियर कंडीशन आएगा तो डेथ भी हो जाएगा। ओके मेरे भाई, ये आपने सब चीज़ें समझा, ये आप जानते भी हैं। अब देखिए आता है अगला क्वेश्चन, यहीं पे आएगा। जो पहला क्वेश्चन था आपको याद होगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, फिर से देख लीजिए चीज़ें। जो था पहला क्वेश्चन, ये पेज नंबर कौन सा है, ये पेज नंबर 9 है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा एक बार बस क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है, जो डिस्कस द फार्माकोथेरेपेटिक डिफिनेशन एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आता है शॉर्ट नोट लिखना है, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पे, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस पे, और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन पे। ओके, और फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है, डिस्कस द कॉजेटिव एजेंट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़। ठीक है, इसमें जो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिस्ट होता है, और डिसमेनोरिया आता है, मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आता है, ग्लूकोमा होता है, कंजक्टिविटिस होता है, रिमेटाइटिस आर्थराइटिस होता है, ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, ओस्टियोपोरोसिस होता है, स्कैबिस होता है, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके ब्रदर, तो ये सब मैटर है पूरा, ठीक है। तो आप समझ गए बात,
ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। ओके, पेज नंबर 9 कहाँ है भैया? खुल जा खुल जा खुल जा। ओके, तो ये बहुत छोटा छोटा है, देखिए इधर इधर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा है पेज, एकदम बिल्कुल परेशान मत होइए, 10-15 मिनट में निपट जाएगा मैटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन यानी फार्माकोथेराप्यूटिक्स पीटी, द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विथ द नॉलेज ऑफ द डिजीज ऑफ द प्रिवेंशन मिटिगेशन और क्योर। अच्छा, मिटिगेशन का मतलब होता है रिड्यूस करना, ठीक है। मिटिगेशन वर्ड मैंने उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में। ओके, तो देखिए फार्माकोथेराप्यूटिक क्या है, ये एप्लीकेशन है फार्माकोलॉजी इन्फॉर्मेशन का, यानी फार्माकोलॉजी का जो नॉलेज है आपको इसमें अप्लाई करना है, यूज करना है, किस लिए? डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए, तो यही फार्माकोथेराप्यूटिक कहलाता है। मैं पहले बता चुका था ना, फार्माकोन ड्रग और थेराप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट करना। ओके, ये चीज़ें मैटर है। अब आते हैं सेकंड पेज पे, इसके स्कोप जो दूसरा मैटर था उसी क्वेश्चन में। तो स्कोप में क्या है, टू इंक्रीज द नॉलेज एंड अपग्रेड द स्किल विच आर नीडेड टू सेफ एंड मेडिसिनल डिस्ट्रीब्यूशन बाय द फार्मासिस्ट एंड नर्सेज हॉस्पिटल पेशेंट। इसका स्कोप ये है देखिए फार्माकोथेरेप्यूटिक का, इससे आपका नॉलेज अपग्रेड होगा, ज़्यादा आप समझ पाएंगे चीज़ों को, सही तरीके से दवाई का यूज कर सकेंगे, मेडिसिन का, हॉस्पिटल में पेशेंट वगैरह नर्स जो है ये सब ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा, ये सब इसका स्कोप है। और क्या इसका स्कोप और भी लिख सकते हैं कि बाय इट द हेल्प ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक यू वी क्योर द पेशेंट्स ईजिली, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं ना। इट डेवलप द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पर्सन वर्किंग इन द डिफरेंट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज एंड इन पैथोलॉजी लैब्स, ये सब चीज़ें ठीक है। फार्माकोथेराप्यूटिक स्टडी इन्हांस द अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ फार्मासिस्ट वर्किंग डिटेल्स ऑफ डिजीज इरेडिकेशन एंड मेडिसिन प्रिस्क्राइब, ये सब चीज़ें मैटर। ओके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या कहलाता है इसमें? ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। स्कोप था, ये उद्देश्य। देखिए देखिए ऑब्जेक्टिव और स्कोप सेम चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हेडलाइन चेंज कर दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उससे सेम ही होता है। टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट एंड डिफरेंट डिजीज स्टेट। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि पैथोजेंस यानी बीमारी के जो कारण है वो कैसे वर्क कर रहे हैं शरीर में, यानी कैसे कैसे बीमारी फैला रहे हैं, उसके बारे में आप जान पाते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक पढ़ने के बाद। टू नो अबाउट द थेराप्यूटिक स्ट्रेटजी ट्रीट द डिजीज, हम ये भी जान पाते हैं कि कैसे बीमारी को ठीक करेंगे। फिर अगला पॉइंट है द कंसेप्ट ऑफ मैनेज द डिजीज कंडीशन, कैसे हम डिजीज को मैनेज करेंगे, उसके कंडीशन को ये जान पाते हैं। टू इराडिकेट द कंट्रोवर्शियस ड्रग थेरेपी, अच्छा कौन सी दवाई जो है ट्रीटमेंट में इलाज करनी चाहिए, यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप जान पाते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक की वजह से। फिर आता है अगला टॉपिक, टू प्रिपेयर द ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंग्स विद द फाइंडिंग डिजीज डायग्नोसिस ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। अच्छा, हम ट्रीटमेंट प्लान कर पाते हैं पेशेंट के हिसाब से, उसको कैसी ज़रूरत है, कैसे बीमार है वो, क्या चीज़ें है ना, ऑब्जेक्टिव ये सब चीज़ें। और भी ऑब्जेक्टिव है यहाँ ढेर सारे, देखिए बिल्कुल परेशान मत होइए, डोंट वरी, फिशी फार्मा इज हियर। ओके, टू समराइज द पॉसिबल थेराप्यूटिक अप्रोच इन द डिजीज मैनेजमेंट। ओके, ये सब चीज़ें हैं। फिर आता है इसी में देखिए ये सब कंट्रोवर्शियल ड्रग थेरेपी, फिर वही लिख रहा है बार बार, ठीक है भाई, चीज़ें मैटर वही है, ठीक है, बार बार 4-5 पॉइंट आप लिख दीजिए। फार्माकोथेराप्यूटिक की वजह से क्या सब चीज़ें फ़ायदेमंद ही तो होगा। अब आता है अगला क्वेश्चन था उसी में शॉर्ट नोट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। देखिए एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, ओके, और मेडिसिन मतलब दवाई, और लिस्ट मतलब कि ढेर सारी चीज़ों को इकट्ठा लिखना, है ना, तो यानी कि आवश्यक दवाइयों के बारे को लिस्टेड करना, एक जगह पे लिखना। ओके, देखिए यहाँ पे डिफिनीशन क्या है, देखिए लिखा है एसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द प्रियोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन ऑल टाइम। अच्छा, एसेंशियल मेडिसिन वह दवाइयाँ हैं जो सेटिस्फाई करती हैं हमें, जो मतलब संतुष्ट करती हैं पेशेंट्स को, जो सबसे पहले अगर उनको दिया जाए इलाज के लिए बड़े पैमाने पे जो जनसंख्या है, ठीक है, तो उसे एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं। ओके, ठीक है भाई, ये चीज़ें हैं। अब आते हैं यहीं पे देखिए इंट्रोडक्शन, यानी कि मतलब वही इंट्रो उनका, और थोड़ी बार जानना। द कंसेप्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ए लिमिटेड रेंज ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड एसेंशियल मेडिसिन लीड्स टू। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिनिमम यानी कि 150 दवाइयाँ जो चुनी गई हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये दवाइयाँ जरूर ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि सरकारी अस्पतालों पे ये सब चीज़ें, तो उसी को एसेंशियल लिस्ट बोलते हैं। जैसे सरकारी दवाइयों में देखेंगे आप, पेन किलर रहेगा, इंजेक्शन रहेगा, थोड़ा बहुत मतलब बेसिक एकदम रहेगा ही रहेगा, कैल्शियम का रहेगा, आयरन का रहेगा, है ना, विटामिन बी कम्प्लेक्स मिलेगा, पोविडिन आयोडीन मिलेगा, सुफ्रामाइसिन मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलता है, तो वही एसेंशियल लिस्ट कहलाता है ना, जो नॉर्मली मिलना ही चाहिए सबको। ओके, बेटर हेल्थ केयर के लिए ये ज़रूरी है, बेटर ड्रग मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, लो कास्ट के लिए ज़रूरी है ना, ये सब चीज़ें हैं। ओके, अगले पेज पे आते हैं, यहीं पे सिलेक्शन क्राइटेरिया, आखिर कैसे ये दवाइयाँ सिलेक्ट की जाती है कि हाँ ये दवाइयाँ ही चलनी चाहिए। जैसे कि देखिए लिखा है डिजीज़ प्रिवेलेंस, किससे बीमारी को रोका जा सके, पब्लिक हेल्थ रिविलेंस, किस में क्या दवा पब्लिक में ज़रूरत है किस चीज़ों की,
किससे वो बीमार चल रहे हैं। एविडेंस ऑफ इफिकेसी एंड सेफ्टी, हमें इसमें ये पता चलना चाहिए कि ये दवाई जो है सेफ है और प्रभावशाली है। और होता है चौथा पॉइंट कंपैरेटिव कास्ट इफेक्टिवनेस, कास्ट जो है कम होना चाहिए। ओके, यहीं पे आता है पर्पज, क्या पर्पज है भाई इसका करने का। ठीक है, पर्पज देखिए, एसेंशियल मेडिसिन आर इंटेंडेड टू बी अवेलेबल विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम एट ऑल टाइम एडिक्वेट अमाउंट अप्रोप्रिएट, है ना। ओके, ये सब चीज़ें हैं। देखिए पर्पज क्या है इसका, सीधे सीधे बताया तो मैं, श्योर द क्वालिटी एंड, अच्छा उद्देश्य यही है कि सभी को अच्छे से दवाई मिल पाए जो ज़रूरतमंद है प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, और उसकी दाम कम हो, उसको सही समय पे सही डोज में अवेलेबल हो पाए वो, है ना, कम्युनिटी में। ये इसका पर्पज है। इम्प्लीमेंटेशन, ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब कब इसको लागू किया गया कि हाँ भैया ये ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, कैसे क्या, है ना। तो ये देखिए हिस्ट्री भी यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा। ओके, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप, कोई मैटर नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। ये बच करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप, कोई ज़्यादा ये जरूरी नहीं है पूछेगा ये एसेंशियल ड्रग लिस्ट। ओके, थोड़ा सा बस जानते रहिए। एसेंशियल ड्रग लिस्ट को डिफाइन कर सकते हो ना, एसेंशियल ड्रग लिस्ट इट्स मीन द विच कैटेगरी ऑफ ड्रग विच सेटिस्फाई द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ द पेशेंट। ओके, फिर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वही चीज़ें यहाँ पे फिर से दोहरा के ऊपर लिखा भी जो था। क्वालिटी ऑफ ड्रग होना चाहिए, पैटर्न ऑफ प्रिवेलेंट डिजीज, बीमारी को रोक सके, कास्ट जो है कम होना चाहिए, बेनिफिट ऑफ रिस्क रेशियो, ठीक है, जो भी ज़रूरत है उसको ठीक करने में ज़रूरत हो, ये यूजफुल हो, ये वहीं पे लिखा है फिर से। अगला पॉइंट यहाँ पे, when two or more therapeutically prevalent preference should be to better understood drug। अच्छा, दवाई को आसानी से समझा जा सके, क्लिनिकली ठीक हो ये दवाई यूज करने में, है ना, सस्ता हो, लेबर चार्ज कम हो, आसानी से इसे स्टोर किया जा सके। ऐसा ना हो कि ये दवाई भाई सबको मिलनी भी चाहिए और हर जगह पे अब भाई फ्रिज नहीं रहेगा, कैसे स्टोर करेगा कोई, समझ रहे। डोजेज फार्म जो है सही होना चाहिए जिसके सहायता से मतलब आसानी से लोग यूज कर पाएँ। ओके, अब आता है एडवांटेज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। अच्छा, इसके फायदे एडवांटेज क्या है, रिड्यूस फ्रीडम ऑफ चॉइस, अच्छा इसमें चॉइस आप कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ मोनोपोली फेवरिंग सिंगल प्रोडक्ट ये सब है, रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गेनिंग एपिसोड एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल न्यू एप्लीकेशन ऑफ ओल्ड ड्रग, फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉर ड्रग इनोवेशन। ठीक है, इसमें जो है नई नई दवाइयाँ भी खोजी जा सकती है, या फिर जब सिलेक्टेड दवाइयाँ रहेंगी तो बहुत परेशानी नहीं होगा कि हाँ भैया कौन सी दवाई नहीं है, या फिर ये सब चीज़ मैनेज करना थोड़ी सी, समझ रहे हैं आप मैटर, है ना। ओके, यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, इन सब चीज़ों को रोक रोक के, बहुत ज़्यादा मैं बस समझा दे रहा हूँ बेसिक क्या है। ओके, क्योंकि भाई एकदम गला सूख रहा है, बोलने का मन नहीं कर रहा है भाई, गर्मी इतनी है ना, क्या बताया जाए, दिमाग ख़राब है। खैर आप लोग भी एक वॉरियर ही हो यार, इतने गर्मी में पेपर दे रहे हो, बहुत मुश्किल काम है भैया, सही बताएं तो भाई जो बात है सब। देखिए यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड, इस पर भी 60 नोट पूछ सकता है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन वर्ड का मतलब, टॉपिक का मतलब समझिए। स्टैंडर्ड का मतलब है स्तर, जैसे स्तर है क्या इसका, कैसा स्तर है, ट्रीटमेंट मतलब उपचार करना, और गाइडलाइन उसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं। देखिए लिखा है आउटलाइन रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑप्शन स्पेसिफिक डिजीज मेडिकल कंडीशन लाइक HIV एड्स और ए रेंज मेडिकल कंडीशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखिए ट्रीटमेंट का जो भी ऑप्शन है उसमें स्पेसिफिक डिजीज जैसे भी हो, चाहे मेडिकल कंडीशन हो, उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस बनाए गए हैं। ठीक है, नियम बनाए गए हैं। along with मेडिसिन लिस्ट फॉर फार्मूलरीज STG हेल्प प्रमोट रेशनल मेडिसिन यूज। ओके, फिर यहाँ पे आता है टू बी कंसिडर क्रेडिबल गाइडलाइन शुड बी, क्या क्या गाइडलाइन है भाई, यहाँ पे लिखा है बी बेस्ड ऑन सिस्टमिक रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एविडेंस, प्रमाण होना चाहिए हमारे पास कि कौन सी दवाई देंगे तो कौन सा व्यक्ति, कौन सा पेशेंट ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब गाइडलाइन इसमें कंफर्म होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ठीक है पेट दर्द हो रहा है पैरासीटामॉल दे दो, सर दर्द हो रहा है पैरासीटामॉल दे दो, बुखार हो रहा है पैरासीटामॉल दे दो, छाती दर्द हो रहा है पैरासीटामॉल दे दो, ऐसे स्टैंडर्ड नहीं ना हो गया ये तो भाई कम चलाऊ चीज़ें होंगी, चाहे इफेक्ट करेगा या ना करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड तय रहेगा हर दवाई का, तो ठीक है ना प्रॉपर देने में। ओके, ये चीज़ें हैं। ओके, यहीं पे देखिए ये सब चीज़ें हैं, समझने के लिए आप थोड़ा सा बच करके समझ सकते हैं। ओके, देखिए पॉइंट वाइज है सब चीज़ें। इंपॉर्टेंस क्या है इसका भैया, ये मैं समझा देता हूँ। फॉर पेशेंट कंसिस्टेंसी एमंग प्रेस्क्राइबर रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड इंक्रीज कंप्लीएंस। STG स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का देखिए ये मैटर है कि कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी कि यहाँ कौन सी दवाई प्रेस्क्राइब करनी है, और इससे ये कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा कि जो प्रेस्क्राइबर हैं कि हाँ ये दवाइयाँ
मतलब पेट दर्द में काम करेगा कि नहीं, सिर्फ सर दर्द में काम करेगा, क्योंकि अगर एक ही दवाई देंगे तो भाई दिक्कत है ना, किसी में कम काम करेगा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। लेकिन जब सिलेक्टेड दवाई है तो वो स्टैंडर्ड उसका तय है कि भैया हाँ ये पेट दर्द के लिए एकदम इफेक्टिव है, मेफ्टालिस्पास, इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बात? तो वही बात, प्रिस्क्राइबर को भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी दिया जा पाएगा, क्योंकि दवाई जब फिक्स रहेगा कि इस दवाई से ये चीज़ें ठीक होंगी। इम्प्रूव्ड एसेस ऑफ ड्रग इफ़ ड्रग आर प्रिस्क्राइब्ड ओनली व्हेन नीडेड। अच्छा, जब प्रिस्क्राइब ये दवाइयाँ अच्छे से दी जा सकती है जब प्रिस्क्राइब होंगी ड्रग, ये सब चीज़ें हैं। मिनिमाइज एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड अदर ड्रग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। ओके, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है एडीआर, ये भी कम होगा, क्योंकि जब हम हर चीज़ों का दवाई फिक्स रहेगा तो उसमें हम जानते रहेंगे ना कि इसको ठीक है, इसके देने से यही चीज़ें ठीक होंगी, बहुत ज़्यादा इससे साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और एक ही दवाई सभी बीमारियों में चलाओगे तो दिक्कत होगी ना भाई। ओके, अब देखिए आता है अगला जो शॉर्ट नोट था, वो था एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसका क्या मतलब है? एविडेंस का मतलब होता है सबूत, बेस मतलब कि आप कोई भी बात बोल रहे हैं वो सबूत के बेस पे, बुनियाद पे बोल रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना क्या सबूत है आपके पास, तो आपको सबूत के हिसाब से दवाई के बारे में बात करनी है कि हाँ भैया इसी दवाई की वजह से ये चीज़ें ठीक हो पाती हैं, है ना। जैसे स्टैंडर्ड वाला है उसी से रिलेटेड है EVM, यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ओके, तो ये चीज़ें हैं। एन अप्रोच ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस दैट यूज टू रिजल्ट द पेशेंट केयर। मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान ऐसा रिजल्ट मिले कि पेशेंट केयर भैया ठीक हो सकता है। रिसर्च के दौरान अदर अवेलेबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड कंपोनेंट ऑफ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। ओके, इन सब की वजह से आप श्योर हो पाते हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है, पेशेंट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि प्रैक्टिस गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, उसका बाद क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है, फिर है रिसर्च एप्रेसिएबल प्रोसेस है, रिसर्च कमिश्नल प्रोसेस है, डाटाबेस है, जनरल है और रेफरेंस टेक्स्ट है। इन सब चीज़ों में आपको श्योरिटी होनी चाहिए पढ़ लिख के, तभी उसके बाद आप ये बता पाएंगे कि हाँ ये दवाई ठीक है, हम इसी बेस पे बोल रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक है हमारे लिए। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल आता है बेस्ट रिसर्च एविडेंस, आपको रिसर्च एविडेंस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है ये दवाई सही है। क्लिनिकल एक्सपर्टीज़, क्लिनिकल यानी कि आपने, अच्छा आप लोगों में तो नहीं था यार, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्ट होता है। जैसे क्या होता है, दवाई जब पहले खोज की जाती है तो प्री क्लिनिकल टेस्ट होता है। प्री क्लिनिकल टेस्ट में क्या होता है कि जानवरों पे टेस्ट होगा, उसके बाद क्लिनिकल टेस्ट होता है। क्लिनिकल टेस्ट में जब जानवरों पे ठीक रहेगा तो फिर इंसानों पे होगा, तो वही क्लिनिकल टेस्ट कराता है। और उसमें क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ जिनके अंडर में ये चीज़ें हुई थी वो कंफर्म करेंगे कि हाँ भैया ये दवाई ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को EVM एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का हम बोलेंगे। पेशेंट्स वैल्यू एंड प्रेफरेंस, पेशेंट की क्या वैल्यू रही, क्या उन्होंने वो ठीक हुए या नहीं ठीक हुए, उनका प्रेफरेंस, ये इस दवाई को बार बार यूज करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं ठीक होने के लिए, ये चीज़ें समझ रहे हैं। ये प्रिंसिपल आता है EVM का। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है भैया EVM का? देखिए, टू रिकॉग्नाइज द एन इन्फॉर्मेशन नीड वाइल केयरिंग फॉर ए पेशेंट। अच्छा, इसे पहचानिए और पेशेंट को ये दवाई आवश्यकता है, इसकी वजह से ठीक हो पा रहा है कि नहीं। टू आइडेंटिफाई द बेस्ट एक्सपीरियंस एग्जिस्टिंग एविडेंस टू हेल्प द रिजॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, बेस्ट एग्जिस्टिंग एविडेंस होनी चाहिए इससे संबंधित, भविष्य में हिस्ट्री को पढ़ के लोग कि इससे संबंधित हाँ इसमें इस दवाई के लिए क्या क्या टेस्टेड हुए थे, टेस्ट वगैरह, है ना, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, एविडेंस होनी चाहिए, ये जरूरी है इसमें। एविडेंस भाई, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है तो भाई एविडेंस तो ही होनी चाहिए। इसी में आता है एक टॉपिक था, ये सब फर्स्ट चैप्टर के हैं आपके, आप सिलेबस देख सकते हैं, रैशनल यूज़ मेडिसिन का। ठीक है ना, तो द रैशनल यूज ऑफ ड्रग रिक्वायर्स द पेशेंट रिसीव मेडिकेशन अप्रोप्रिएट देयर क्लिनिकल नीड्स। अच्छा, रैशनल में क्या होता है, इसमें जो पेशेंट है उसको आवश्यकता के अनुसार दवाई मिलना चाहिए, उचित दवाई मिलना चाहिए, इन डोजेज दैट मीट देयर ओन। ठीक है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट फॉर एन एडुकेट पीरियड टाइम एंड एट द लोएस्ट कास्ट टू देम देयर कम्युनिटी। अच्छा देखिए, जो ज़रूरत है दवाई मिलनी चाहिए, लोवेस्ट रेट पे मिलनी चाहिए और पर्याप्त समय के लिए मिलना चाहिए। यानी कि एक हफ्ते की दवाई ज़रूरत है तो जैसे सरकारी में देखेंगे आप 3 दिन की दवाई दे देंगे, कहेंगे जाइए। ठीक है, लेकिन ज़रूरत 5 दिन की है तो 5 दिन का दे दीजिए ना यार, क्यों दौड़ा रहे बार बार उसे व्यक्ति को भाई। अच्छा, ज़रूरी भी होता है थोड़ा सा, क्योंकि आएगा व्यक्ति फिर कुछ चेंजेस करने रहेंगे दवाई में, ये सब चीज़ें बताना रहेगा तो होता है। लेकिन पर्याप्त मात्रा में दवाई मिलना चाहिए और सही दवाई मिलना चाहिए, जो ज़रूरत है लो कास्ट पे मिलनी चाहिए, यही रैशनल यूज ऑफ ड्रग कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अगले लाइन में लिखा है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, RUM शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है, फुल फॉर्म इसका पूछ सकता है, RUM का फुल फॉर्म बताइए, तो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। द एम ऑफ एनी फार्मा मैनेजमेंट सिस्टम इज डिलीवर करेक्ट मेडिसिन टू द पेशेंट। सभी जो फार्मा मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उनका ये एम होना चाहिए कि दवाई को अच्छे से हम डिलीवर कर पाएँ, पेशेंट को दे पाएँ। एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिकर्सर RUM।
यहाँ पे देखिए आर यू एम फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, अप्रोप्रिएट इंडिकेशन अच्छे से इंडिकेट करेंगे, अप्रोप्रिएट मेडिसिन, उसके बाद है अप्रोप्रिएट डोजेज, फिर आता है करेक्टली डिस्पेंस्ड, फिर आता है अप्रोप्रिएट इन्फॉर्म पेशेंट, फिर पेशेंट एडहेरेंट। अच्छा, इसमें इंडिकेशन यानी कि अच्छे से इंडिकेट करना चाहिए भैया कि हाँ ठीक है इन चीज़ों के लिए ये दवाई है, ये नहीं कि लो कास्ट पे देना है तो भाई ऐसा फर्जी पकड़ा दो, लो कागज़ में पुड़िया के, है ना। अप्रोप्रिएट मेडिसिन, अच्छा से उपयुक्त मेडिसिन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट डोजेज, खुराक अच्छा होना चाहिए उसका, ठीक है। और ये सब चीज़ें करेक्ट डिस्पेंस, आप सही से डिस्पेंस करेंगे, ये नहीं कि सस्ती दवाई है तो आप ऐसे ही फर्जी दे दें बिना इकट्ठा वगैरह किए, करेक्टली डिस्पेंस्ड ये सब चीज़ें। और पेशेंट एडहेरेंस, पेशेंट को पालन भी करवाना है, उसे बताना भी है, समझाना भी है सही ढंग से। ओके, कोर पॉलिसी टू प्रमोट RUM, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, ठीक है। क्या पॉलिसी होती है, क्या नियम होती है इसको प्रमोट करने के लिए, तो वही सब है, गाइडलाइंस वगैरह थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, चीज़ें सिंपल है बहुत। क्या नियम बनाए गए हैं, ये देखिए सुपरविजन है, ऑडिट्स है ना। ओके, अब आता है PCOD, 21 पेज पे पहुंच चुके हैं हम लोग, और ऐसे देखिए छोटा छोटा एकदम है पेज, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा फिर। PCOD था वही पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिस्ट, ओवरियन डिजीज, है ना। इसमें देखिए क्या होता है, आल्सो कॉल्ड PCOD आर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, स्टेन लेवेंथम सिंड्रोम, इसी सिंड्रोम होता है, यानी आप यहाँ पे ढेर सारे लक्षण आते हैं। इसमें देखिए सिंपल ही होता है क्या ना, ये हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, और यहाँ पे देखिए ये इफेक्टिव, देखिए चीज़ें क्या है, ये नॉर्मल यहाँ पे ओवरी आपको दिख रहा है, और ये एब नॉर्मल यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी है। इसमें क्या होगा ना, गांठ गांठ बन जाएंगे, दानेदार होगा और दर्द होगा, ये सब चीज़ें होंगी। देखिए गांठ गांठ दिख रहा है आपको, ये गांठ 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 गांठ, ये सब चीज़ें, ये दिक्कत होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी में, PCOD जिसे बोलते हैं। ओके, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है भाई। ओके, डिजीज है मल्टीपल स्मॉल सिस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज PCOD हैव मल्टीपल स्मॉल सिस्ट इन द ओवरीज, ढेर सारी गांठें बन जाती हैं इसमें ओवरीज में। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा है फिर, दिस सिस्ट अकर्स रेगुलर चेंजेस द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिसरप्टेड, ये फट भी सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकता है, सब दिक्कत हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकता है। द ओवरी इज इनलार्ज्ड एंड प्रोड्यूस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स, ठीक है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होगा, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। ये साइज आप देख ही लिए यहाँ पे, सिम्टम समझ लीजिए। काज क्या है इसके देखिए, ओके काज समझ लेते हैं पहले, फिर और चीज़ें समझेंगे इसका। देखिए काज लिखा है, डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट काज द PCOD, अगर सही बोला जाए तो PCOD का सही कारण पता नहीं है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट हेरिडेटरी भी बोला जाता है, अनुवांशिकी भी भाई, माता पिता की वजह से हो सकता है, ऑफ्टन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर डाटर्स, मदर से डाटर में भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीसिस्टिक ओवरियन इमर्ज व्हेन आई स्टेट एंड ओवेल्युएशन परसिस्ट द लेंथ ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है भैया, जो ओवुलेशन है, जो ओवम बनता है, इसमें टाइम ड्यूरेशन अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो भी दिक्कत हो सकता है। पेशेंट विद PCOD हैव पेरिस्टेंटली एलिवेटेड लेवल्स एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन सेटअप द विस्कस साइकिल। अच्छा, जो एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, इनकी जो लेवल है ये बढ़ सकता है, बढ़ घट सकता है, तो इसकी वजह से हो सकता है। ओबिसिटी कैन एग्रीवेट PCOD बिकॉज फैटी टिश्यू आर एबनॉर्मली एक्टिव। अच्छा, इसमें जो है मोटापा की वजह से भी हो सकता है, हार्मोनली एक्टिव, ठीक है, मोटापा रहेगा तो हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, और हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो ये PCOD हो सकता है। दे प्रोड्यूस एस्ट्रोजन डिसरप्ट ओवुलेशन, इस सब की वजह से होता है। सिम्टम क्या है भाई इसके, देखिए इरेगुलर मेंसेस यानी मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो सकता है, ठीक है ना, कभी 25 दिन पे आ जाएगा, कभी 20 दिन पे आ जाएगा, कभी 40 दिन पे आएगा, ये सब दिक्कतें हो सकती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। महिलाओं को ज़्यादा पता है इन सब चीज़ों के बारे में भाई, थोड़ा सा कि पीरियड्स वगैरह का क्या सीन है, और हम लोग भी पढ़े हैं भाई, जानना हम लोग को भी चाहिए क्या दिक्कतें होती हैं तमाम, जो भी भाई हमारे घर पे भी मम्मी बहनी भाभी चाची जो भी हैं, दादी भी, तो इन लोगों को भी तो दिक्कतें रही हैं, ये है तो नेचुरल प्रोसेस, लेकिन बड़ा दिक्कत होता है भाई। इसके बारे में फिजियोलॉजी आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लोग कमेंट करिए, अगर जानना होगा तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, आप समझ पाएंगे जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से क्या आखिर होता है, क्यों ब्लीडिंग क्यों आती है, खून अचानक से गिरने लगे, हमारा खून ऐसे गिरने लगे तो हालत ख़राब हो जाएगी हम लोग देख के, है ना। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए अगर जरूरत होगा तो आप बताइएगा, मैं समझाऊंगा इसको, एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर 8-10 मिनट का। वेट मैनेजमेंट डिफिकल्टीज इंक्लूडिंग द वेट गेन एंड डिफिकल्टीज लॉसिंग वेट। अच्छा, इसमें वेट मैनेजमेंट जो डिफिकल्ट होगा, वेट लॉस हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एक्सेस ऑफ बॉडी एंड फेशियल हेयर ग्रोथ नोन एज हिरुस्टिज्म। अच्छा, शरीर पे या फिर चेहरे पे ज़्यादा मात्रा में बाल बढ़ घट सकते हैं, बाल उग सकते हैं, यानी मर्दों जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, मर्द जैसे दिखने लगेंगी औरतें भी। स्लीप एपनिया यानी कि अनिद्रा हो सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मोटापा बढ़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, BP भी बढ़ सकता है भाई। स्किन टैक्स, स्किन पे जो है दाग धब्बा आ सकते हैं। इनफर्टिलिटी, बाझपन भी हो सकता है इसकी वजह से मेरे भाई, तो दिक्कत तो बहुत है इसका। ट्रीटमेंट अगर देखा जाए इसका तो कंट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, इसके लिए हार्मोनल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब बैलेंस करने के लिए दवाइयाँ दिया जा सकता है। ओके, है ना।
और मेडिसिन कॉल्ड क्लोमिफेन में बी द फर्स्ट ट्रीटमेंट रिकमेंडेड बाय द वुमेन इट PCOS। इसमें दिया जा सकता है क्लोमिफेन दवाई, तो ये थोड़ा सा नाम याद रखिएगा आप। ओके, अब आते हैं अगले जो हमारा टॉपिक है, डिसमेनोरिया, है ना। डिसमेनोरिया ब्लड के ही संबंधित कुछ है, महिलाओं से संबंधित, जो वुमेन हेल्थ था लास्ट चैप्टर हमारा, लास्ट टॉपिक। तो डिसमेनोरिया में क्या होता है, देखिए मैटर क्या है यहाँ पे समझते हैं हम लोग। ओके, डिसमेनोरिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द वुमेन एक्सपीरियंस पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। इसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होगा, उनको फेस करना पड़ेगा। दिस पेन कैन मैनिफेस्ट द क्रैम्पिंग इन द पेल्विक रीजन, डिस्कम्फर्ट इन द एब्डोमेन, लोअर बैक एंड लेग एंड डल एक। अच्छा, यहाँ पे देखिए उनको दिक्कत हो सकती है, पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, एब्डोमेन यानी कि पेट के एरिया में भी दर्द होगा, लोअर बैक यानी कमर में भी दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, और बहुत ज़्यादा बुरा दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, मतलब, है ना। ये डिसमेनोरिया, ठीक है। ये भी कारण क्या होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, फिजिकल एक्टिविटी और पुअर लाइफ स्टाइल, इन सब की वजह से हो सकता है। ओके, इसमें अगर देना रहेगा तो हार्मोनल पिल्स वगैरह चलाते हैं, है ना, और हेम पुष्पा वगैरह, ये सब ड्रग आप नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है लास्ट पेज आगे भैया, और ये पूरा वीडियो लेक्चर खत्म होने को है। गर्मी से मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है भैया, और ठीक है, कोई ना, करना तो पड़ेगा ना भाई, आपको भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, सब चीज़ें करना ही पड़ेगा। जीना है तो भाई करना तो पड़ेगा, और ऐसे ही हम लोग को इन्वायरमेंट को बर्बाद करना पड़ेगा और ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को और ज़्यादा गर्मी हो, ऐसे दिमाग ख़राब रहे, हम लोग मर जाएँ, ऐसे निपट जाएँ, है ना। चलो, क्या किया जाए, सरकार कोई गाइडलाइन ही नहीं बना रही है, दूसरी दिमाग ख़राब करके रखी है। अच्छे से भाई गाइडलाइन बनाओ कंपनी वगैरह के लिए भी, कि कैसे कर रहे हो, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, चीज़ों को ध्यान में रख के बनाओ। पोल्यूशन का सोर्स क्या है, पोल्यूशन को कैसे निपटारा किया है, कुछ है ही नहीं, बस किताबी में थोड़ा बहुत पढ़ना है बस। मेंस्ट्रुअल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स, ठीक है, इसमें है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम क्या होता है भैया। तो इसमें होता क्या है ना भाई, मतलब मेंस्ट्रुएशन से पहले ही खूब ढेर सारे लक्षण आएंगे, बीमारी मतलब दिक्कतें होंगी। क्या होंगी, जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है उनको, हेडेक हो सकता है, नाउजिया हो सकता है, एक्ने हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है, पेट दर्द, सर दर्द, और उल्टी जैसा, एक्ने यानी कि मुँह से निकल सकते हैं, डायरिया, लूज मोशन, मूड स्विंग, उनका मतलब मूड अपसेट होगा, गुस्सा आएगा, नाराज़ होंगी छोटी छोटी बात पे, ये सब चीज़ें होता है। आपने बहुत सा मजाक में भी देखा होगा, मूड स्विंग का बनाते हैं रील्स लोग फालतू का, लेकिन है एक भैया सेंसिटिव मैटर है। इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख बढ़ जाएगा, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगा यानी कि गुड़गुड़ाहट होगा, सेंसिटिव ब्रेस्ट यानी कि छाती उती पे हो सकता है खुजली हो जाए, दर्द हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। फेटिग्यू यानी कि मूर्छित हो जाना, थकान होना, ये सब मैटर था भैया। आपने पूरा पढ़ा पीसी फार्मा में ये सब चीज़ें भैया, ठीक है। आप लोग ऐसे ही बने रहिए पीसी फार्मा चैनल के साथ, और अच्छे से एकदम पेपर में लिख के आइए, और पेपर मत छोड़ा करिए भाई, बिल्कुल बहुत गलत बात है, पेपर में अच्छा नहीं लगता, पेपर में आप लोग छोड़ के आते हैं चीज़ों को। तो ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, हेल्पफुल है या नहीं है। ये लास्ट रिवीजन वीडियो था, है ना, पीसी फार्मा जो आपका चैनल था, ठीक है भाई, ये चीज़ आप समझते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और अच्छे से पेपर दीजिए, और सेंटर पे आराम से जाया करिए, एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ चांस ना बने भैया, अपनी तरफ से पूरे सतर्क रहा करिए आप लोग। जान है तो जहान है मेरे भाई, लव यू टू ऑल। और एक बात ये भी जानते रहिए, घबराएंगे तो कुछ ना कर पाएंगे मेरे ब्रदर। तो चलिए, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।